इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, किस किस को फियर है ऑनेस्टली इंग्लिश से लेकर प्रॉब्लम होता है? वेरी ऑनेस्ट, नंबर वन इन माई लेक्चर कोई भी किसी को जज नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग मी. आई एम हियर टू असेस एंड हेल्प यू इम्प्रूव. ओके, तो इसलिए ऑनेस्टली किस किस को इंग्लिश से जेन्युइनली प्रॉब्लम है? ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग. सेकेंड क्वेश्चन, कितनी बार आप इंग्लिश पढ़ चुके हो? ग्रामर कितनी बार कर चुके हो? बहुत बार किया है? बहुत बार किया, फिर भी प्रॉब्लम आता है? अभी तक जितनी बार आपने ग्रामर इंग्लिश का पढ़ा है, गुजराती की हेल्प लेकर पढ़ा है? ट्रांसलेट करके वर्ड्स? अगर मैं आपको बोलूं हूं मारा विद्यार्थी मित्रों कहूं छू के ध्यान में राखजो तमे गरीबों ने माटे छो, गरीबों की सेवा एज तमारू व्रत छे, इसमें कौन सा एरर है? कोई एरर है यार? सीरियसली हंसो मत. है तो बता दो. है? इसको ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में? आपने गुजराती से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखा है, इंग्लिश पढ़ने के लिए गुजराती की एड ली है, इसको ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में? हूं मारा विद्यार्थी मित्रों कहूं छू के, इतना बताओ क्या बोलोगे? अब हूं मारा विद्यार्थी मित्रों कहूं छू के कौन सा टेंस है? अब कितने लोग थे आई एम टेलिंग? थे ना? आई एम टेलिंग माई स्टूडेंट्स. ये कहां होता है? जब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं गुजराती से इंग्लिश. आपको वोकैबुलरी के मीनिंग को ट्रांसलेट करना है, लेकिन एक एक वर्ड करके ट्रांसलेट करोगे लैंग्वेज कभी नहीं सीख सकते हो. आपको इंग्लिश की ग्रामर आनी चाहिए ताकि आप सही से सेंटेंस लिख सको. अगर आपको पता है इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे लिखते हैं, और ये सिंपल प्रेजेंट का एक एग्जांपल है, वर्ड्स का मीनिंग पता है, आप कभी गलती करोगे ही नहीं करोगे ना फिर तो. अगर सेम चीज आई अपील या आई आस्क माई स्टूडेंट्स, इसको गुजराती में करना हो, आपको अगर गुजराती की ग्रामर सही आती होगी तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो. आपको उसके अंदर इंग्लिश की ग्रामर नहीं चाहिए, आपको गुजराती की ग्रामर चाहिए, बिकॉज टारगेट लैंग्वेज जिसमें आप लिख रहे हो वो गुजराती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ आई एम गोइंग टू यूज मोस्टली इंग्लिश. वाई? बिकॉज आप लोगों को एक्सपोजर नहीं मिलता है इंग्लिश का. ठीक है, गुजराती लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज ऑफ योर इमोशनल मेकअप. आपकी इमोशनली कनेक्टेड है. मैं पंजाबी हूं, सो पंजाबी इज माई मदर टंग, बट आई एम अ मल्टीलिंगुअल. आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस. गुजराती इज 6th. राइट? सो वेन एवर यू लर्न अ लैंग्वेज यू नीड एक्सपोजर. या जो एंट्री मारता है ना उसको इतना आप लोग बाहर देते हो ना, भाई कौन आया कौन आया. देखा है अभी जितनी बार कोई एंटर करता है सब लोग वहां कौन है कौन है, मैं यहां हूं यार. नाउ आप जब भी कोई लैंग्वेज सीखते हो आपको उसका एक्सपोजर चाहिए. मैंने दिल्ली में रहकर चाइनीज सीखी. ठीक है, आई एम अ ग्रेजुएट इन चाइनीज लैंग्वेज. अगर मेरे पास एक्सपोजर नहीं होता तो मैं वो लैंग्वेज नहीं सीख सकती थी. मेरी टीचर ने क्लास में एंटर करते ही चाइनीज बोलना शुरू कर दिया फर्स्ट डे, जिसको कभी हमें चाइनीज हमने सुनी नहीं थी. नाउ वो क्या होता है, आपको उस एटमॉस्फेयर में सेटअप में डालते हैं ताकि आप वो चीज लिख सको. इससे पहले जीपीएससी जब भी एग्जाम लेते थे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने हमें याद करके चले जाते थे, वहां जाके लिख लेंगे. ऐसा अब नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? जीपीएससी ने कहाँ ऐसा लिखा है कि उसके लिए मार्क्स नहीं देंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी. जीपीएससी के अपने हाथ से लिखा हुआ, जो कि आप सबने भी देखा है लेकिन फिर भी नहीं देखा है. थैंक यू फॉर नॉट गिविंग अटेंशन टू. हम लोग स्लो चलेंगे. ठीक है, सब लोग हिंदी मूवीज देखते हो तो हिंदी समझ में आती है, राइट? सो आई विल बी यूजिंग हिंदी ऑफ कोर्स, सो दैट
things are clear. When I speak slowly, am I comprehensible? सबको समझ में आता है मैं क्या बोल रही हूँ? जहां भी ना आए मुझे रोकिए, दोबारा पूछिए, 10 बार पूछिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन. लेकिन जब मैं आपके पास सवाल लेकर आती हूं, मैं चाहती हूं आप उसका आंसर दें. उसका रीजन आपको जज करना बिल्कुल नहीं है, आपका लेवल समझना कि आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है और मैं आपकी हेल्प तभी कर पाऊंगी. अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे सवाल को, आई डोंट नो बाकी सब्जेक्ट्स में किस तरीके से चलता है लेक्चर्स, बट मेरे लेक्चर के अंदर आई टेंड टू आस्क क्वेश्चंस टू माय स्टूडेंट्स. जैसे स्टूडेंट्स आते हैं ना, ये क्या है डेमो लेक्चर, किस लिए होता है? देख लें भाई ये पढ़ा सकती नहीं पढ़ा सकती तो राइट. लेकिन सेम चीज क्या है फॉर मी, आई नीड सेटिस्फैक्शन टू. जैसे आपको चाहिए कि टीचर पढ़ा सकती है, नहीं, मुझे भी समझ में आना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. यहां मैं सिर्फ बोलकर घर चले जाऊं, इट इज ऑफ नो यूज. आई नीड टू सी, वो एक होता है ना आपका फेस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं जब समझ में आने लग जाता है कि हाँ समझ में आ रहा है, ऐसे सिर्फ बड़बड़ा कर नहीं जा रही है टीचर. राइट. देखा कितने बड़े बड़े हो रहा है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. थैंक यू फॉर दैट. नाउ इंपॉर्टेंट इज ये चीजें ध्यान रखना कि जब आपसे सवाल पूछा जाए आप उसका कोशिश कीजिए आंसर देने का. नहीं आएगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. आप गलत दे दोगे, इससे ज्यादा आंसर को कुछ नहीं कर सकते हो. कर सकते हो? नहीं कर सकते. 2 लोग हंस पड़ेंगे ना, दोस्त ही हैं, फेलो लर्नर्स, हम भी सीख रहे हैं. इंग्लिश एक कोई भी लैंग्वेज है, गुजराती भी है. हाउ मेनी ऑफ यू नो कि गुजराती में बहुत मार्क्स नहीं आते हैं? देखा है? ऑल्दो इट इज योर मदर टंग, स्टिल यू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन गेटिंग गुड स्कोर. व्हाई? बिकॉज हम उसको बेसिक से नहीं यूज करते. हम जो घर में सुनते आ रहे हैं, उससे पले बढ़ रहे हैं, उसी से ही चलाते आ रहे हैं. राइट. सो उस केस में क्या होता है, मार्क्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ग्रामर को लेकर. राइट. इंग्लिश का पेपर, गुजराती लैंग्वेज का पेपर एंड एसे का पेपर, ये 3 पेपर्स ऐसे हैं जो आपको जनरली मेरिट में ले जाएंगे. जीएस के पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता मार्क्स के अंदर, अगर आप पिछले पेपर्स उठाकर देखोगे तो. राइट. तो इसलिए इन 3 पेपर्स के ऊपर आपको मेजर काम करना है. राइट. मेरे पास थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, आई हैव मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस विद इंग्लिश लैंग्वेज. ट्रांसलेशन करती थी, बुक्स एडिट करती थी, टीचर्स ट्रेनिंग देती थी दिल्ली के अंदर. देयर इज अ स्कूल कॉल्ड प्रेसिडियम स्कूल, आप देख सकते हैं, उसकी एक चेन है. दे हैव मोर देन 98 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया. वहां पर टीचर ट्रेनिंग देती थी. राइट. तो मेरा बैकग्राउंड इस तरीके का ज्यादा रहा है, सो दैट इंग्लिश के अंदर हर तरीके से मैं उसको कवर कर सकूं. लेकिन फिर भी हम एक लर्नर हैं, हर रोज नई चीज सीखते हैं. आई स्टिल अपडेट माई सेल्फ, बिकॉज आप एक लेवल पे जाके रुक नहीं सकते लैंग्वेज में. अगर आप गुजराती भी पढ़ते हैं, कभी कभी होता है जब आप बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे गुजराती के पेपर के लिए, तो आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी. सिमिलरली इंग्लिश के अंदर भी आप भी लर्नर्स हैं, मैं भी लर्नर हूं, लेकिन फर्क क्या है, मैं आपसे कुछ स्टेप्स आगे हूं. ठीक है. मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगी कि आपको जहां पर भी प्रॉब्लम है, जिस जगह पे मैं एड दे सकती हूँ, असिस्ट कर सकती हूँ, वो करूं. करना लेकिन आपके हाथ में है. दूसरा, प्रैक्टिस. यू हैव टाइम. फर्स्ट डे क्या होता है, सब स्टूडेंट्स हाँ प्रैक्टिस करेंगे, जाएंगे करेंगे. लेकिन आप साथ साथ अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत प्रॉब्लम आती है. लास्ट में बैठ के सारे लेक्चर्स दोबारा देखो फटाफट से, इसमें ऐसा फॉर्मेट है, ये है. सिर्फ फॉर्मेट की वजह से मार्क्स नहीं मिलते हैं. राइट. तो हम क्या करेंगे, सारी चीजों के ऊपर काम करेंगे. उससे पहले कोई ऐसा है जिसके कोई सीनियर फेलो लर्नर जिन्होंने पहले मेंस दे रखा है? ओके. क्या एक्सपीरियंस रहा उनका इंग्लिश एग्जाम को लेकर? ग्रामर मिस्टेक्स. ओके. ग्रामर सेक्शन के अंदर या ग्रामर के अंदर? थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. अब क्या होता है, हमें लगता है ग्रामर 15-20 मार्क्स हैं उसके अंदर ले लेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो बाकी का राइटिंग का जो पोर्शन है उसके अंदर ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में किस किस को प्रॉब्लम है? वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन.
सेंटेंस लिखने के अंदर किस किस को प्रॉब्लम आता है? ऑलराइट, अगेन मैं आपको यहाँ जज नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको मार्क्स नहीं देने हैं, मैं जीपीएससी बोर्ड में नहीं हूँ, पहला राइट। ऑनेस्टी आपको हेल्प करेगी, आप असेस करो आपका लेवल ये था, अब आप यहाँ चले गए हो, राइट। क्योंकि टेंसेस भी सबने पढ़े हैं, फिर भी उस पर हम काम करेंगे किस तरीके से कि टेंसेस यूज होते कहाँ हैं। सबको पैटर्न्स पता होते हैं जी, सिंपल प्रेजेंट में ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, राइट। उससे पहले आपका सिलेबस कितने लोगों ने देखा है मेंस का इंग्लिश? यार पेपर देना है मेंस का, मतलब अंदर से लग रहा है इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके, किसी सीनियर से, किसी फेलो लर्नर से कभी पूछा है कि इंग्लिश के पेपर में होता क्या आपके अलावा कोई? किसी को नहीं, किसी ने डराया नहीं आपको कभी इंग्लिश के पेपर को? डराया है? अरे वाह। एनीबडी एल्स डराया है? बहुत डराया कि थोड़ा डराया? बहुत डरा, बहुत ज्यादा डराया। ओके, ऑलराइट, हम पहले फिर डिस्कस करते हैं हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके बारे में। प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाएंगी और सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों पूछी जाएंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। ऑफिसर्स बनने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए ना इंग्लिश का पेपर दे क्यों रहे हो, है ना? ऐसे ही थोड़ी हम वेले हम इंग्लिश का पेपर डाल दिए हम दे दें। सो वील टॉक अबाउट द सिलेबस फर्स्ट, किस तरीके से क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, और जो मैं आपको लेक्चर्स आगे लेने वाली हूँ वो पैटर्न क्या रहेगा। मेरी टीचिंग स्टाइल जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आपको लगेगा इस तरीके से नहीं समझ आ रहा, हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है पेशेंटली मेरे साथ कनेक्टेड रहो, धीरे धीरे समझो कि किस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, आपको कैसा समझ आ रहा है, उसके बाद सोच समझना कि नहीं यार ऐसे नहीं, थोड़ा चेंज कर दो, ठीक है? उससे क्या होता है, मेरे को भी टाइम लगेगा समझने में कि आप लोगों को कितना सेटल हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस के साथ। ओके, सबसे पहला आपके पास है टॉपिक एसे। ऐसे समझते हैं क्या होता है? बस टॉपिक दिया लिख डालो, ऐसा क्या होता है ऐसे? व्हाट इज एन ऐसे? व्हाट इज एन ऐसे? यार आपस में मत बात करो, मुझे पता नहीं चलेगा। व्हाट इज एन ऐसे अकॉर्डिंग टू यू? जो भी टॉपिक होता है उसके जो करंट में है उसके ऑल अराउंड। ओके, गुड अटेम्प्ट, ठीक है, और बताओ ऐसे क्या होता है? फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। फुल डिस्क्रिप्शन, ओके, एंड एनीबडी एल्स? ऐसे एनीबडी? मैंने बोला था मैं चाकू नहीं लेकर आई हूं, किसी को मारूंगी नहीं। कम ऑन, ट्राई, दिस लेक्चर सीरीज इज मेंट फॉर यू। अगर आप लोग नहीं करोगे शेयर तो फिर वही लेवल वहीं रुक जाएगा। जो जी ओके, सो एक टॉपिक है करंट से रिलेटेड, अलग अलग डायमेंशन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन हम उसके बारे में दे रहे हैं, राइट? आपके सिलेबस में ऐसे है, ऐसे कितने वेटिंग है? जो आपका 1-2 का है इट इज फॉर 20 मार्क्स, 20 मार्क्स समझते हैं? बहुत भारी है, तो भार ज्यादा देना पड़ेगा, राइट? नाउ 250 से 300 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना है। ध्यान क्या रखेंगे, प्लीज नोट, आपका जो वर्ड लिमिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम तो मुझे रेयरली दिखा है कहीं पे, जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करती हूँ तो उसमें मुझे रेयरली दिखता है कि किसी ने कम लिखा हो, बस पेपर भरते जाते हैं, कोरा कागज ना रह जाए कहीं हमारे पेपर में, खाली कागज ना रह जाए, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। नहीं, 250 to 300 वर्ड्स मीन्स 300 का 310 320 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वर्ड लिमिट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल
कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जीपीएससी के एग्जामिनर ने पूरा एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर लिख कर दे दिया है कमेंट के अंदर, वर्ड लिमिट एक्सीडेड, मार्क्स डिडक्ट हो गए। वो हर जगह नहीं लिखेंगे, हर पेपर के अंदर नहीं लिखेंगे कि वर्ड लिमिट एक्सीड हो गया। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे मेरे मार्क्स कट सकते हैं। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको लिखना क्या है, स्टडी करते जाओ, फिर एक सेट आपके पास बाउंड्री है जिसके अंदर आपको सारा कुछ फिट करना है उसके बेसिस पे, जिसमें से एक बाउंड्री है आपकी वर्ड काउंट, राइट। आपके पास एक टॉपिक पे लिखने को आएगा ऐसे 5 टॉपिक्स हैं आपके पास, 5 चॉइसेस हैं, एक अटेम्प्ट करना है। कितनी चॉइस है? 5, एक ही करना है। पढ़ते कितना हो जीएस, सारा दिन लगे हुए। अच्छा, पीआईबी कितने लोग पढ़ते हैं? डोंट टेल मी। तो आप लोग बाकी सब कोई आपको गाइड नहीं करता, आपके ये फेलो लर्नर्स वगैरह? याद रखना, अगर आप पास होना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पीआईबी। पीआईबी रेगुलर, मैं डेली नहीं कह रही हूँ, रेगुलर, वीकली, एवरी 10 डेज उसको चेक करो। क्यों? उसके अंदर जो डेटा दिया है, जो इंफॉर्मेशन है, वो 100% ट्रू है। ठीक है, आप इधर उधर से उठाओगे तो वो नहीं मिलेगी आपको। वहां जो नंबर दिया है वो 100% सही होगा, डेटा हमेशा सही होगा। ऐसे के अंदर आपको डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा देना पड़ता है, अपना पॉइंट को रखते हो जब ऐसे के अंदर, उसको प्रूव करने के लिए। तो एविडेंसेस लगाते हैं, यानी कि इस बेसिस पे हम ये बात कह रहे हैं, तो वो एविडेंस आपको पीआईबी से बहुत अच्छे से मिलेगा। पीआईबी रेगुलर चेक करो, जहां आपको लगता है कि ये एक बर्निंग टॉपिक है, उसको अच्छे से, उसके पॉइंट्स को नोट करो, उसके नोट्स बनाओ। सिर्फ जीएस की करंट अफेयर्स से मत उठाओ, जो आपकी मैगजीन्स आती हैं सिर्फ उसको मत करो। आप उसके ऊपर से उठाओगे तो आपको एकदम एक्यूरेट डेटा मिलेगा, वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और बहुत सारे लोग ऐसे के अंदर गलत स्टैटिस्टिकल डेटा डाल के आते हैं, वो मत करिएगा। ऐसे आपकी नॉलेज है एक स्पेसिफिक टॉपिक की, कहाँ से आई वो नॉलेज? बुक्स से, प्लस जो आपकी रिसर्च वर्क है, जो आप न्यूज़ से देख रहे हो, स्टैटिस्टिकल डेटा है, उन सबको क्लब करके हम एक टॉपिक के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव लिखते हैं, दैट इज एन एसे। ऐसे से आप क्या कर रहे हो? अपना जो स्टैंड लेते हो टॉपिक का, वो एग्जामिनर को प्रूव करके बता रहे हो कि मैं इसके साथ अग्री क्यों करता हूँ, डिसअग्री क्यों करता हूँ, या इस बारे में मैं जो सोचता हूँ वो सही क्यों है। आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो। वो किसी भी डायमेंशन में ले जाओ, लेकिन इतने डायमेंशन में नहीं जाना चाहिए कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, एक चीज। दूसरा, इतना डिस्क्रिप्शन मत डालो कि आप एग्जामिनर को सिर्फ डिस्क्राइब करके बता रहे हो ये है क्या। एग्जामिनर को पता है वो क्या है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोच रखते हो, करंट अफेयर से किस तरीके से जोड़ते हो, वो आपको प्रूव करना है ऐसे में। क्लियर हो रहा है? और डिटेल में जाएंगे जब हम ऐसे का टॉपिक करेंगे कि इसमें करना क्या है हमें। लेकिन मेजरली ऐसे इज योर नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम द बुक्स दैट यू रीड, डिफरेंट रिसोर्सेज से, एंड योर रिसर्च, आपके उस स्पेसिफिक टॉपिक की रिसर्च कि आपने इसके बारे में और क्या क्या छानबीन करी है। बहुत पढ़ते हो ना, सी जैसा है ना आपका, ओशन जैसा जीएस, सारा दिन पढ़ते रहते हो। आपके पास डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज बहुत है, लेकिन उसको एक तरीके से, एक स्ट्रक्चर के अंदर बैठाना है। दैट इज द ओनली चैलेंज इन लैंग्वेज पेपर। सारा कुछ नहीं लिख सकते हैं, कम नहीं लिख सकते हैं, एग्जैक्ट उतना लिखना है। ऐसे के अंदर 5 आपके पास ऑप्शंस होंगे, जिसमें से आपको एक ऐसे लिखना है। कर लोगे? करना पड़ेगा यार, चॉइस नहीं है। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 20 मार्क्स को तो बिल्कुल छोड़ रहे हो आप, राइट। आपको ऐसे एक अटेम्प्ट करना है 5 चॉइसेस के अंदर से। ये जो 5 हैं, इसमें से कैसे टाइप के ऐसे हो सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है, फिलोसॉफिकल हो सकता है, या बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। ज्यादातर सारे ऐसे जो होते हैं ना, आप देखेंगे उसमें एनालिसिस करना ही पड़ता है, ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं। कैसे? जब मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे के ऊपर हम बात करेंगे तब आप समझ पाएंगे और अच्छे से। डिस्क्रिप्टिव में आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत कम होते हैं। हमें करंट अफेयर्स के साथ एनालिसिस जोड़ना ही पड़ता है। कैसे? उस पर अगेन बात करेंगे।
जब हम ऐसे के टॉपिक पे बात करें. सो 5 ऑप्शंस, यू हैव टू अटेम्प्ट वन, यू डोंट हैव अ चॉइस. सो इसलिए मत बोलना कि देखेंगे, कर लेंगे या नहीं करें, करना है, राइट? सो आपके 20 मार्क्स यहां से आते हैं. लेटर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आपके सिलेबस में इंग्लिश में फॉर्मल लेटर है, गुजराती में आई थिंक इनफॉर्मल भी है, लेकिन इंग्लिश के अंदर 1-2 के अंदर आपके पास सिर्फ फॉर्मल लेटर राइटिंग है. याद रखिएगा. यार ये पेन नोटबुक मेरे लिए लेकर आए हो, नोट कर लो. जब सिलेबस नहीं पढ़ा है तो नोट तो कर लो कि फॉर्मल, सिर्फ एक वर्ड याद रखना, लेटर के अंदर आपका फॉर्मल लेटर है. गड़बड़ नहीं करना है, इनफॉर्मल नहीं. फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं. गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का या कोई कॉर्पोरेट जॉब में लिखते हैं, वही इनफॉर्मल लेटर मतलब फ्रेंड्स को लिखा, फैमिली. एब्सोल्युटली करेक्ट. क्लियर है? फॉर्मल लेटर क्या होता है? किसी भी ऑफिशियल, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, ठीक है, आप एक सिविलियन है, चाहे आप एक ऑफिशियल हैं, किसी ऑफिशियल अथॉरिटी को किसी को लिख रहे हैं, वो लेटर फॉर्मल लेटर है. ठीक है? किसी को कंप्लेंट कर रहे हैं अथॉरिटी में किसी रीजन से, एडिटर को लिख रहे हैं. हंसो मत, मुझे भी हंसी आती है यार, फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर सब हंस पड़ेंगे मेरे साथ. ओके, फिर आप एक डिपार्टमेंट से हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं, ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट के हैं, दूसरे फेलो ऑफिसर को लिख रहे हैं. ये सारे लेटर्स फॉर्मल लेटर हैं. अब ये फॉर्मल लेटर आप समझ सकते हैं क्यों है आपके सिलेबस में? क्यों है आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर? एनीबडी फ्रॉम दिस लॉट? एनीबडी? क्यों है फॉर्मल लेटर? गलत से ज्यादा आप कुछ नहीं बोल सकते हो, राइट? एंड आई एम नॉट हियर टू जज यू, आई एम हियर टू असेस यू एंड हेल्प यू. हाँ, आप जब ऑफिसर बन जाओगे तो आप जब फॉर्मल लेटर्स लिखोगे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे लिखते हैं. इसीलिए जीपीएससी ने आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर डाल दिया. क्लियर है? देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये पढ़ें, सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं, आगे भी. उसका रीजन क्या होता है? देयर आर स्टूडेंट्स जो अभी ऑफिसर्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स, जिन्होंने लगा था कि भाई पास हो गए हैं, खत्म हो गया है. ठीक है, मैं अभी भी आप लोगों को बोलती हूँ, जब आप पास हो जाओ उसके बाद भी, ठीक है, आप लोग हवा में उड़ते हैं, हम पास हो गए हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे भी इंग्लिश के पेपर को और गुजराती के पेपर को रिवाइज करना. उसका रीजन क्या है? आप जब लिखने बैठते हो ना ऑफिसर बन के, और जब नहीं लिखा जाता है ना, अपने जूनियर से पूछोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सीनियर को आप बोल नहीं सकते हो, तो वहां पर बहुत फंसते हैं. एंड जेन्युइनली ऐसा होता है अभी भी. काफी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा था. क्यों? उस टाइम बोला था तब नहीं पढ़ा. इंग्लिश को आई प्रे दैट यू पास इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, बट यू नो इट इज नॉट पॉसिबल. होता है ना, पहले अटेम्प्ट में सब लोग पास नहीं हो सकते ना, सीट्स ही कम है यार, सब तो नहीं हो सकते. इसलिए इंग्लिश को ऐसा पढ़ो कि आपको रिवाइज जरूर करना पड़े, लेकिन बार बार एक स्क्रैच से ना करना पड़े, क्योंकि वो फियर और बढ़ा देगा. सारा कुछ दोबारा पढ़ना पड़ रहा है इंग्लिश का, राइट? यू ऑल आर ग्रेजुएट्स, मे बी मास्टर्स टू, सम ऑफ यू, राइट? पीएचडी तो नहीं है यहाँ पे कोई? ऑलराइट. अब क्या होता है, जब आप लोग इतना पढ़ चुके हो, इंग्लिश कहाँ स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो, अगेन एंड अगेन, फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर से कितनी बार. उसको अब हम स्टॉप करेंगे, ठीक है, यहाँ डाल देंगे. उसके बाद आप रिवाइज जरूर कीजिए, लेकिन उसको इस तरीके से मत लीजिए कि यार ये तो फिर से पढ़ना था क्या, मुझे याद ही नहीं है. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कोई बताएगा? कैसे यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस? ये जो चीज है ना, ये जो एकदम से 2 मिनट का सोचना पड़ रहा है, ये ना हो. मैं ये चाहती हूँ, ये कोशिश करूंगी, ठीक है, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स करूंगी. मैं चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी उतने एफर्ट्स डालो ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, राइट? ओके, फॉर्मल लेटर 150 वर्ड्स डॉट.
जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, उस पे हम काम करेंगे, लेकिन पहले क्या समझेंगे, इसका 150 वर्ड्स है, ठीक है? आपका 10 मार्क्स का सवाल है, लेकिन 10 मार्क्स छोटे नहीं होते हैं। 1 मार्क भी छोटा नहीं होता, क्योंकि 1 मार्क से पास और इधर-उधर हो जाता है ना? A formal letter expressing one's opinion about an issue आपके सिलेबस में एग्जैक्टली इस तरीके से दिया गया है, ठीक है? कि आपको ओपिनियन देना अपना किसके ऊपर, कोई इशू है उसके ऊपर। अब ये इशू कौन से हो सकते हैं? द इश्यूज कैन डील विद डेली ऑफिस मैटर्स, रोज के ऑफिस मैटर्स से रिलेटेड हो सकते हैं। प्रॉब्लम दैट हैज अकर्ड इन द ऑफिस, कोई प्रॉब्लम हो गया है उसके रिलेटेड भी हो सकता है। एन ओपिनियन इन रिस्पॉन्स टू वन सोट बाय अ रैंक्ड ऑफिसर। अब ऐसा ना बीच में ट्रेंड चल गया था एग्जाम के अंदर, कि ऐसा ही सिलेबस में पेपर में क्वेश्चन आता था कि आपके सीनियर ऑफिसर ने आपसे किसी इशू के ऊपर आपकी ओपिनियन मांगी है और आप रिस्पॉन्स लेटर लिख रहे हैं। ये बीच में एक ट्रेंड आ गया था, कुछ टाइम तक सब पेपर्स के अंदर ऐसा चल रहा था, ठीक है? आपका सीनियर ऑफिसर है, रैंक्ड ऑफिसर इज अ पर्सन हु हैज अ हायर रैंक, ठीक है, जो आपका सीनियर है। सीनियर ऑफिसर ने आपसे कहा है कि यार ये मुद्दा है, दिस इज द सिचुएशन एंड आई नीड योर ओपिनियन, हाउ वी कैन टैकल इट, हाउ वी कैन हैंडल इट, ठीक है? उसके बारे में उसने आपसे पूछा है और आप क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि इस मैटर को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इस टाइप का सवाल होता है। उसके बाद दिया है इश्यूज पर्टेनिंग टू रीसेंट कंसर्न, कोई अभी कंसर्न हुआ है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि लेटर लिखिए। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना आपके सिलेबस के अंदर, वो ये है। ये छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत भारी है। कैसे है? अकाउंट्स ऑफिसर क्लास 1, अकाउंट्स ऑफिसर क्लास 2 के पेपर में ऐसा भी हुआ है, प्रेस रिलीज भी है आपके पेपर सिलेबस में, उसकी जगह पूरा हटा के लेटर टू एडिटर आ गया। यहाँ सिलेबस में लेटर टू एडिटर कहीं नहीं है, और हम बिल्कुल स्टिक करते हैं अपने सिलेबस के साथ, बस हमसे रिस्पॉन्स लेटर, इशू आ गया है, डेली मैटर है, उससे रिलेटेड आ गया। लेकिन अगर अकाउंट्स ऑफिसर के पेपर के अंदर 3 बार ऐसा हो गया, लेटर टू एडिटर आ गया, अगर आपको लेटर टू एडिटर आ गया तो आप क्या करोगे? हमने एटसेट्रा नहीं पढ़ा था, लिंक लिख सकते हैं ना वहां पर। इसलिए हम हर टाइप के, इनफैक्ट आप एक जनरल पर्सन है, किसी अथॉरिटी के अंदर कंप्लेंट कर रहे हैं, किसी रीजन से ऑफिशियल कंप्लेंट लिख रहे हैं, उसके ऊपर भी काम करेंगे। हमें नहीं पता कि हमें किस टाइप का सवाल आ जाए, तो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, अगर ऐसा सवाल आ गया तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उनको मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से एंड कर सकते हो, लेकिन उसके साथ मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप अपना भी लिखने का ट्राई करो, ठीक है? राइट, क्लियर है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फॉर्मल लेटर में? उसके बाद आपका है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज क्या होता है? प्रेस में छोड़ दो, literal translation. See, what is press release according to you? What do you understand by press release? Formally particular word, some kind of topic description दिया होता है न्यूज़ में। Okay, all right. And anybody else? What is press release? ट्राई करो, गलत से ज्यादा कुछ नहीं होगा। प्रेस रिलीज क्या होता है? सीएम और पीएम कोई भी ऑफिस आ रही हो। ओके, करेक्ट। तो इतना हेजिटेट क्यों करते हो? सही बोल रहे हो, कोशिश तो करो, बोलो। सीएम पीएम और जो भी मिनिस्टर होता है उनकी स्पीच को रिलीज करना। ओके, ऑल राइट, अनदर पॉइंट, गुड। एनीबडी एल्स? नहीं, ट्राई करो। एनीबडी? नो? प्रेस रिलीज, एनीबडी? अब मैं ये ऐसे ऐसे पॉइंट करके नहीं बोल सकती, द गर्ल, द वुमन इन दिस कलर, वो वाला ना, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। एनीबडी फ्रॉम यू लॉट, प्लीज ट्राई। प्रेस रिलीज ऑफिशियल अनाउंसमेंट है।
बीसीसीआई मैच कौन देखता है? सब देखते हो मैच? बीसीसीआई बोलता है ना इस साल तो एडिडास के पास चला गया है जी, अब वही सबकी यूनिफॉर्म्स बनाएंगे, चाहे वो मेन क्रिकेट है चाहे विमेन क्रिकेट है। पता है किसी को? अच्छा, वो क्या है? इंफॉर्मेशन रिलीज करी है, अनाउंस किया है, प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज क्या होता है? जब आप इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वाइडर पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हो तो आप प्रेस रिलीज करते हो, प्रेस में दे देते हो ताकि मीडिया से थ्रू वो हर जगह पहुंच सके। हमने ये डिसीजन लिया है, हमने ये किया है। वाइब्रेंट गुजरात समझते हो? तो थैंक गॉड। ओके, जब उसकी डेट्स रिलीज हुई थी, प्रेस रिलीज आया था, यानी कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन किसी क्रूशियल इवेंट को लेकर, कोई नया चीज स्टार्ट हो रही है, लॉन्च हो रही है, उसको लेकर जब इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं, अनाउंस करते हैं, दैट इज प्रेस रिलीज। क्लियर है? नाउ योर सिलेबस सेज द प्रेस रिलीज और अपील, टू डिफरेंट थिंग्स। प्रेस रिलीज, प्रेस अपील का फॉर्मेट सेम होता है। अपील का मतलब क्या होता है? कोई यहां से लॉ बैकग्राउंड से है? व्हाट इज अपील? अब कोई होगा भी ना, वो भी नहीं बताएगा। व्हाट इज अपील? आप मांगते हो किसी से कुछ करने को, ठीक है? जब प्रेस अपील होता है, ठीक है, तब आप क्या करते हैं? तब आप अपनी ऑडियंस, एक वर्ड याद रखिएगा, ऑडियंस। जितना भी आप राइटिंग फॉर्मेट कर रहे हैं उसके अंदर जो पढ़ने वाला है, ठीक है, वो आपका ऑडियंस है। फॉर्मल लेटर में एक ही पर्सन ऑडियंस है, सिंगल, क्योंकि एक ही पर्सन को लेटर लिख रहे हो। लेकिन यहां पर ऑडियंस क्या है? वाइडर पब्लिक है ना। हम सबके लिए था ना कि बीसीसीआई ने एडिडास को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब तो वही बनाएंगे, 3 स्ट्राइप्स में दिखेंगे, है ना। तो ये क्या है? वाइडर ऑडियंस के लिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब आपकी ऑडियंस बदल जाती है, आपका लिखने का स्टाइल बदल जाता है। आप एक सिंगल पर्सन को लिखोगे, मैं आपसे ये भी करवाऊंगी, एक ही टॉपिक दूंगी, उसी पे प्रेस रिलीज लिखो, उसी पे फॉर्मल लेटर लिखो, उसी के बेसिस के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग और उसी के ऊपर स्पीच करो। उससे क्या होगा? एक टॉपिक के ऊपर जब आप 4 राइटिंग फॉर्मेट करोगे ना, आपको एक तो समझ में आ जाएगा तीनों चारों में अलग करना क्या था, है ना। नहीं तो जब लोग अटेम्प्ट करने जाते हैं ना अपना एग्जाम, तो उसके अंदर स्पीच में क्या था, रिपोर्ट में क्या था, रिपोर्ट और प्रेस रिलीज को तो एकदम सेम कर देते। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जब एक ही टॉपिक के ऊपर 3-4 अलग अलग फॉर्मेट करोगे तो यहाँ वो एकदम से डेटा स्टोर हो जाएगा। कंप्यूटर है ना दिमाग, तभी तो जीएस पढ़ रहे हो इतना, नहीं तो हमारा तो ऊपर से चला जाता। एक ही अटेम्प्ट में समझ में आ गया था, ये तो अपने लिए नहीं है। ओके, नाउ दिस प्रेस रिलीज और अपील should be on an issue pertaining to a recent concern, problem, disaster, rumors. किसी कंसर्न के ऊपर, किसी प्रॉब्लम के ऊपर, डिजास्टर के ऊपर। डिजास्टर समझते हो, कंसर्न समझते हो, रूमर्स क्या होते हैं? किसी अफवाह के ऊपर भी आप अपील कर रहे हो कि ये अफवाहें हैं, इस पे मत जाइएगा, ये जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, जो ट्रू इंफॉर्मेशन है, उस पर ही फॉलो कीजिएगा, राइट। और उसके बाद हमारा सबसे प्रिय वर्ड एटसेट्रा, तो कुछ भी हो सकता है। हमें अगर पता होगा प्रेस रिलीज होता क्या है, उसको लिखते किस तरीके से, कुछ भी पूछ लो, हम अटेम्प्ट कर लेंगे। आपको कॉम्प्लेक्स वोकैब्युलरी लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं आती है। अगर आप बेसिक सेंटेंस क्लियर शब्दों में अपनी बात प्रेजेंट कर पाओगे, यू विल 100% गेट मार्क्स। ये मत सोचना कि मुझे तो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, मेरे पास इतने बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं है। मैं आपको एक्सपोजर दूंगी, अपने सैम्पल्स के अंदर दिखाऊंगी, सो दैट आप जितना उसे ले सकते हो वो लो। आपके सिलेबस के अंदर ना ग्रामर पोर्शन के अंदर आता है, वोकैबुलरी का बहुत सारा सेक्शन है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब जो है ना, मैं सामने से बोलती हूँ, उस पर टाइम मत खराब करो। क्यों? कितना पढ़ोगे? वो तो याद रट्टा मार रहे हो, इसमें से आएगा भी कि नहीं आएगा पता नहीं है। उसकी जगह जो आप जीएस की, करंट की मैगजीन्स पढ़ते हो, कितने लोग गुजराती में लेते हो? सुने कभी इंग्लिश में ट्राई करिए,
अब से एक बार ऐसा करना, जो मैगजीन आप गुजराती के अंदर ले रहे हो अपनी, सेम उसी मंथ की मैगजीन इंग्लिश में, गुजराती में पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, बिल्कुल समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन अलग तो हो नहीं जाएगी इंग्लिश में। उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, किस टाइप की, जो आपके राइटिंग के अंदर यूज आए वही, बाहर की वोकैबुलरी नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओगे, उसमें से याद करोगे, लिस्ट बनाओगे, डिक्शनरी से मीनिंग उठाओगे, यूजलेस, भूल जाओगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप, जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ चुके हो गुजराती के अंदर करंट से रिलेटेड, जो आपकी जीएस के पेपर्स के अंदर भी काम आनी है, वहां पर सेम इंग्लिश के अंदर उठाओगे, आपको एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन मिल रही है, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, आपके पास इंग्लिश के वर्ड्स कौन से आ रहे हैं जो आपके जीएस से रिलेटेड हैं, जो आपके आंसर्स के अंदर हेल्प करेंगे, वही पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ने जाओगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं किसी ने इतना बड़ा रद्दी का भार यहीं रख दिया सारा, उससे नहीं होगा, वो भूल जाता है, डेफिनेटली भूल जाएगा, राइट? ट्राई करके देखो, बहुत हेल्प मिलेगा। दूसरा, आपके पास पीआईबी है, पीआईबी से जो इन्फॉर्मेशन उठाओगे, जो वोकैबुलरी उठाओगे, आपके काम की ही है, आपकी जीएस में काम आएगी, उसे पढ़कर याद करके यूज करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा, राइट? रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट क्या होती है? एनीबडी, व्हाट इज रिपोर्ट? हम कोई फंक्शन में गए, इवेंट में गए, या कोई भी प्लेस की विजिट की, तो वहाँ हम कैसे गए, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा, वहाँ से क्या नॉलेज गेन किया, उसके बारे में रिपोर्ट। ऑलराइट, ओके, एनीबडी एल्स? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि करना क्या है, सिलेबस के अंदर है क्या? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई ऐसा नहीं है? वो आप सबकी तरफ से बोल रहे हो नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं है जिसको ना समझ में आ। तो रिपोर्ट क्या होता है, अपनी तरफ से कोशिश तो करो बताने की। रिपोर्ट क्या होता है? शुरू से एंड तक की इंफॉर्मेशन। ओके, शुरू से एंड किसकी? कोई भी इवेंट, फंक्शन, कुछ भी। ओके, राइट, हायर अथॉरिटी हमसे जो काम करवाती है, वो कहती है तुम करो, मैं तो नहीं करूंगा। सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके लिए जो हायर अथॉरिटी हमको रिपोर्ट मांगती है। ओके, एक्सप्लेन करने के लिए कि गलती चाहे हमने करी है, एक्सप्लेन तुम करके दो, ऐसा? ओके, ऑलराइट, ट्राई करो कि रिपोर्ट क्या होती है, गलत से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते आप। जो भी हमने काम किया है उसके रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन देना। ऑलराइट, एनीबडी एल्स? किसी और को ट्राई करना है? रिपोर्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं जिस पे हम रिपोर्ट लिखते हैं। एक, कोई इवेंट हुआ, आप वहाँ पे विटनेस थे, यानी कि प्रेजेंट थे, आपने वो इवेंट देखा, ठीक है, और कोई ऐसा है जिसने वो इवेंट नहीं देखा है, तो आप क्या कर रहे हो, वो सारी डिटेल्स शुरू से एंड तक, लेकिन सिर्फ रेलेवेंट। अब ये नहीं कर सकते ना, कोई समझ लो विमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ औरतें यूं खड़े होकर गॉसिप कर रही थी, वो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए शुरू से लेकर एंड तक वो कहती है अरे चाय में चीनी बहुत ज्यादा थी, कंप्लेनिंग अबाउट फूड। नाउ यू कैन नॉट इंक्लूड एवरीथिंग बट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। किस लिए? या तो ऐसे पर्सन के लिए जो वहां पर मौजूद नहीं था, विटनेस नहीं था, या फिर ऐसे के लिए जब आप रिकॉर्ड्स में रखते हो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगी। एक तरीका ये है। एक और क्या होती है, कभी हम सर्वे या विजिट करते हैं कहीं पर, ठीक है, हम गए इंस्पेक्शन करने, ऑफिसर्स बनोगे इंस्पेक्ट करोगे ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत करना। तो वहां जाके आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, जो जो फैक्ट्स ऑब्जर्वेशंस आपने एक्वायर करी हैं, ठीक है, उसको सारी चीजों को नोट करोगे और वो रखोगे रिकॉर्ड्स के लिए, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट करने के लिए कि इसका आप क्या कर सकते हैं, आगे क्या करना है, एक्शन क्या लेना है। क्लियर है? इंस्पेक्शन सुना है कभी किसी को करते हुए, है ना? रेड करते हुए, इंस्पेक्शन करते हुए, है ना? तो वो यही होता ना, किसी फैक्ट के बेसिस पर रेड क्या होती है, किसी ने इंस्पेक्ट किया, ऑब्जर्वेशंस, अपने पॉइंट्स नोट करे, फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे रेड करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है ना, वो रिपोर्ट आपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर डाली और फिर वहां से एक्शन लिया जा रहा है।
तो इसलिए भी रिपोर्ट करी जाती है। अब आपको समझ में आता है कि जीपीएससी क्यों आपसे रिपोर्ट लिखवा रहा है। कल को लिखनी पड़ेगी ना, और आप खुद लिखो तो अच्छा है, अपने जूनियर से करवाओगे तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अपने सीनियर को नहीं कह सकते मेरा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सेट नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है तो कर देना, राइट? कोशिश करना अपने हाथ से लिखो, जहाँ नहीं होता है ऑफ कोर्स वहाँ पर भी सेटअप मिलता है, फॉर्मेट बने होते हैं कि इसके अंदर ही चेंज करके डाल दो, वो भी होता है प्रोविजन, लेकिन अपने से लिखोगे क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसी पोजीशन पे बैठना है, प्रमोशन भी तो चाहिए ना, राइट? सो दिस इज रिपोर्ट, आपके सिलेबस में है रिपोर्ट ऑन एन ऑफिशियल फंक्शन, इवेंट, फील्ड ट्रिप, सर्वे, हम हर तरीके का करेंगे। इवेंट पे कैसे लिखेंगे, फील्ड ट्रिप होगा तो कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है उसके अंदर, जैसे कि मेरी आवाज़ एको कर रही है और वो गुस्सा दिला रही है बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी इसके अंदर, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है अगर आप ध्यान से समझो तो। प्रेस रिलीज एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर जो टॉपर्स के भी आप पेपर देखोगे ना तो 10 में से 2, 2.5, 1.5 ऐसे मार्क्स आते हैं, राइट? आई विल शो यू कॉपी ऑफ माई स्टूडेंट जिसको एक बार पढ़ के आया 6 मार्क्स हैं प्रेस रिलीज के अंदर। क्यों है वो आपको बताऊंगी मैं। बहुत सिंपल फंडा है, प्रेस रिलीज और रिपोर्ट अलग अलग चीजें हैं, ये क्लियर नहीं होता है। उसको उस तरीके से लिख देते तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, वो गलतियां हम नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो रिपोर्ट 15 मार्क्स की आपके पास है, 150 वर्ड्स का आपका लिमिट है, तो आपको ध्यान रखना है कि 150 से ऊपर ना जाएं। ऑलराइट, डायलॉग राइटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, देन यू हैव राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन। What is visual information? Anybody? Visual information क्या होती है? जो चश्मे से दिख जाए। क्या होता है visual information? Try. What is visual information? Absolutely. Absolutely correct. Oh, right. Absolutely. आपके पास विजुअल डेटा है, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन है, दो चीजें डिफरेंट है। रिप्रेजेंटेशन कुड बी ग्राफ, कुड बी अ पिक्चर, कुड बी अ मैप, कुड बी अ साइकिल। अकाउंट्स ऑफिसर के पेपर में साइकिल भी आया है, सोलर हाउस, सोलर बैटरीज कैसे चलती है, पूरा एक फ्लो चार्ट भी आया है राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन के अंदर। पिक्चर्स आती हैं, बहुत कॉमन चल रहा है ट्रेंड फिलहाल, कब चेंज हो जाए हमें नहीं पता है। क्यों? यहाँ पर दिया है एक रिपोर्ट लिखना है आपको, रिपोर्ट, ठीक है, किसके ऊपर? कोई ग्राफ है, इमेज है, फ्लो चार्ट है, टेबल ऑफ कंपैरिजन है, सिंपल स्टैटिस्टिकल डेटा है और एटसेट्रा भी है, राइट? इस तरीके का कोई भी विजुअल इंफॉर्मेशन होगी, आपको उसका रिपोर्ट बना के लिखना है। क्यों करना है? आप सर्वे करोगे, यहाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इतना मेडिकल एड की ज़रूरत है, डेटा है सारे हॉस्पिटल से आ गया, अब आपको उसको देख के क्या करना है? रिपोर्ट बनाना है, कहाँ कहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ें हैं वो बनानी। इसलिए आपके सिलेबस में राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। एटसेट्रा है तो हम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सिंपल है, सिर्फ समझना है कि राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन किसी को नहीं समझ आ रहा, ऐसा है कोई कि अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे सिलेबस में क्या है? नहीं है कोई ऐसा? सेकंड सवाल, किसी को फियर जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है कि यार ये क्या है इंग्लिश के सिलेबस में? कोई ऐसा है? कंफर्टेबल सो फार? वाह, मतलब कमाल हो गई। All right, so 15 marks, 150 words for writing on visual information. Formal speech. Formal speech क्या होता है? Anybody? What is formal speech? अभी नहीं. Anybody? You know, usually the people who sit on the back bench have brilliant minds because their brains work faster
than those sitting in the front. I feel that because I used to be a backbencher for a long time. बहुत चलता है दिमाग, और यहाँ तो चलता है और बहुत सारी जगह चलता है, मल्टी डिमेंशनल होता है, हर जगह भाग रहा है. इसलिए यूजुअली क्या होता है, जो बैक बेंचर्स होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज जाता है. सो एनीबडी फ्रॉम द लास्ट बेंचर्स, व्हाट इज अ फॉर्मल स्पीच? ये अच्छा किया, क्योंकि कई लोग पता है करते हैं, यूं कर लेते हैं. हमें तो देख ही नहीं, हमें तो देखा ही नहीं. आपने पूछा. हाँ जी, आप सेकंड लास्ट. हाँ जी. नहीं आता? थोड़ा सा फ्लूक समझते हो? तुक्का, फ्लूक. हमें कहीं पर कोई भी स्टेज पर खड़ा होकर भाषण देना हो. एब्सोल्युटली. एक्चुअली द राइट वर्ड इज भाषण. अब ये बहुत अच्छा था, कोई भी स्टेज पे खड़े होके भाषण देना, राइट. लेकिन होता तो यही है ना. अगर मान लो आप ऑफिसर हो और आपको बुला लिया किसी यूनिवर्सिटी में, किसी डिपार्टमेंट में, कि आइए भाषण दीजिए, किसी डिपार्टमेंट में बुला लिया, तो क्या करोगे? हमें स्टेज पे खड़ा करो, हम तो भाषण दे देंगे, है ना. तो एक्चुअली में भाषण होता है, लेकिन फॉर्मल. ये भाषण का यूज क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मल स्पीच? क्यों देते हैं भाषण? क्यों देते हैं हम भाषण? ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए. ओके, ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए, और इंफॉर्मेशन देने के लिए. ओके, सेकंड थिंग. और किस टाइप की इंफॉर्मेशन? थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर सकते हो? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन. ओके, कैन आई यूज, विल प्रेस रिलीज बी सेम? डिफरेंट है ना. तो कैसे डिफरेंट होगा? ट्राई करो, ट्राई करो. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. जी. ओके, डे से रिलेटेड स्पीच. लेकिन स्पीच क्या होता है? भाषण किस तरीके से आप क्या दोगे? मान लो 26 रिपब्लिक डे है, तो उस पे क्या, भाषण में क्या दोगे? इंफॉर्मेशन दोगे? क्या दोगे? मूवीज देखते हो कभी? कितने लोग एक्शन मूवीज देखते हैं? एक्शन देखते हो? एंड ये माय फीमेल स्टूडेंट्स, एनीबडी फ्रॉम एक्शन? कोई है एक्शन वाले? देखते हो ना, कभी तो देखा. मान लो रोमांटिक देखते हो, चलेगा. अब जब कोई, कभी होता है कि आप किसी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, यार मजा ही आ गया मूवी देख के, होता है? खासकर वो धाड़ 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 जब चल रहा होता है. अब आप क्या करते हो? यार पीछे देख, तू पीछे देख. कभी होता है इधर से आ रहा है, उधर को मार, ऐसा होता है? कभी देखा है कि आप कभी कभी बहुत ज्यादा फ्लो में उस कैरेक्टर के अंदर चले जाते हो? सिमिलरली, जब आप इंग्लिश के अंदर अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको कैरेक्टर के अंदर उतरना है. इमेजिन यू आर द ऑफिसर ऑन ड्यूटी. इमेजिन कर लो, ठीक है? वापस से मैं आपके आंसर पे आती हूँ, 26 जनवरी वाला. आप इमेजिन कर लो, आप ही ऑफिसर हो, आपसे कहा गया है आपको रिपब्लिक डे पे स्पीच देना है. अब आप क्या कहोगे? अब आपका आंसर क्या होगा? और आपका आंसर क्या होगा? इसीलिए मैंने आपको इस चीज से कनेक्ट किया. इमेजिन यू आर इन द शूज ऑफ द ऑफिसर. आप उसी पोजीशन पे हो और आपको कहा है आपका रिपब्लिक डे है, तो कल आपको स्पीच देना है. आप क्या दोगे? जो भी हमने वर्क किया है वो, और आगे फ्यूचर में क्या करेंगे उसके बारे में हम कहते हैं. ओके, अग्री और डिसअग्री? इनकी बात से अग्री करते हो कि जो हमने काम किया है उसके बारे में और आगे फ्यूचर में क्या करेंगे वो भाषण में बोलेंगे? नहीं? ओके, आप अग्री करते हो? गलत से ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे यार, हाँ या ना? वाई आई एम सेइंग, क्योंकि आपको लिखना है, सबके लिए कंपल्जन है, आपको ये अटेम्प्ट करना ही है. क्या करोगे? क्या लिखोगे?
मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ आंसर देने के लिए, क्योंकि आपका जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, स्पीच ऐसे लिखनी है, ठीक है, उसको हटाकर अगर सही है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मैं उसके ऊपर काम कर सकूं, इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ। आप अग्री करते हो, नहीं अग्री करते हो, नहीं अग्री करते हो, नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? आई एम अ पर्सन हु आस्क्स टू मेनी क्वेश्चंस, राइट? यस। सबसे पहले तो मैम जो गेस्ट आए हैं उनको पहले एड्रेस करेंगे, उनका वेलकम करेंगे, उसके बाद जिसके बारे में स्पीच है कि रिपब्लिक डे है तो उसके उसकी इंफॉर्मेशन देंगे कौन सा रिपब्लिक डे मतलब किस साल मतलब कितने साल हुए हैं। ओके, उसके बाद आगे धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, उसमें जो मतलब हमारी कंट्री का एनवायरनमेंट है, फ्यूचर का एक गोल है वो सब। ओके, अग्री डिसअग्री, अग्री, अग्री, ओके। अगर मैं सेम क्वेश्चन थोड़ा सा और करती हूँ, सेम सवाल आप एक प्राइमरी स्कूल के अंदर स्पीच दे रहे हो, तो सेम होगा आंसर? चेंज हो जाएगा? क्यों चेंज हो रहा है? आपकी ऑडियंस बदल रही है ना? 26 का अगर रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, उस पे आप गवर्नर हैं और आप स्पीच दे रहे हैं, और आप कहाँ दे रहे हैं? किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, या एक स्कूल के अंदर दे रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, हर जगह की स्पीच अलग होगी। इसलिए ऑडियंस प्लेज अ वाइटल रोल, अ क्रूशियल रोल। ऑडियंस बदल गई, आपका आंसर बदल गया। अब आप उनको नहीं कह सकते हो, स्कूल के बच्चों को, अरे देखो हमने अपना जेट बनाया है, तो वो तो प्लेन बना के, पेपर प्लेन बना के उड़ाना शुरू कर देंगे, राइट? तो ऑडियंस के हिसाब से आप अपना आंसर बदल दोगे, राइट? लेटर लिख रहे हो, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट लिख रहे हो, ऑफिसर से ऑफिसर लिख रहे हो, आपकी लैंग्वेज अलग होगी। आप एक सिविलियन हो, एक ऑफिसर को लिख रहे हो, अलग होगी। आप सीनियर ऑफिसर जूनियर को लिख रहे हो, अलग होगी। जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर को लिख रहे हो, अलग होगी। होगा? इसलिए ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके आंसर के अंदर, ठीक है? अब आपने वहां तक बताया कि हमारा ये अचीवमेंट है, ठीक है? रिपब्लिक डे का रेलेवेंस क्या है, वो यहाँ होना चाहिए। उसके बेसिस पे आपकी ऑडियंस क्या है, वो यहाँ होना चाहिए। तभी आप जज कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि ये वाले पॉइंट्स इस स्पीच के अंदर सही जाएंगे, ठीक है? टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, प्राइमरी स्कूल में है, बच्चे टॉफीज चॉकलेट लेके आएंगे टीचर्स के लिए, राइट? यूनिवर्सिटी में है, उसका अलग चला जाएगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप अलग अलग अकेडमिशियंस मिल रहे हैं, वहां अलग हो जाएगा, राइट? क्लियर है? सो ऑडियंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है? हम स्पीच के अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हमारा पर्सपेक्टिव, हमारे थॉट्स हम शेयर करते हैं वाइडर पब्लिक के साथ। मैं रिपब्लिक डे के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं टीचर्स डे के बारे में क्या सोचती हूँ, मेरे पर्सनल थॉट्स मैं फॉर्मल तरीके से अपनी ऑडियंस के आगे रख रही हूँ। उसको मैं अपनी करंट इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ सकती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। एज यू नो, मोदी जी की स्पीच सुनी है बहुत बड़ी, जैसा कि आप जानते हैं। उसमें क्या है, दिस इज नॉट इनफॉर्मल, दिस इज फॉर्मल। लेकिन इसमें क्या है, आप एक ये वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है? यहां पर आप स्पीच के लिए लोग सुनने आए हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पैसे देकर भी बुलाती हैं, ऑडियंस नहीं आती है, लेकिन आजा 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 मतलब भर जाए, है ना? ऐसा भी होता है ना? वो वाला काम नहीं करना है हमें। हमें अच्छी जेन्युइन स्पीच लिखनी है। ऐसा नहीं करना कि स्टूडेंट्स इकट्ठे कर लें कि बैठो बैठो सुनो सुनो। आपकी स्पीच जो है वो बताएगी कि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में क्या सोच रखते हो, और किस बेसिस पे वो सोच रखते हो वो आपके एविडेंस हैं या आपके पॉइंट्स हैं, आप बता रहे हो इस वजह से मैं ये सोचता हूँ, ठीक है? और सिर्फ स्पीच राइटिंग के अंदर एक फर्क क्या है, ये ओरल कम्युनिकेशन है। बाकी सब जगह लेटर लिख रहे हो, प्रेस रिलीज लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, सिंपल करनी है, क्योंकि सामने वाले को समझाने का आपके पास एक ही चांस है, बोलकर ही समझा सकते हो।
ठीक है, उसको गोली नहीं कर देना कि भाई क्या था, वो क्या बोल रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मत देना, अपने पॉइंट्स देना। सो फॉर्मल स्पीच इज शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव, your ideas about a specific topic to a specific audience. वाइडर है, काफी लोग होंगे, लेकिन ऑडियंस किस टाइप की, उसके ऊपर बेस होगा कि आप आंसर क्या लिखेंगे। क्लियर है? सो नाउ a speech in a formal style that is to be read out in a formal function. This could be an inauguration speech, an educational seminar, conference, a formal ceremony of importance, etc. फॉर्मल सेरेमनी हो सकती है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डे, विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई वैसे स्पेसिफिक हो गया, किसी को फेयरवेल दे रहे हो, ठीक है, हर तरीके की स्पीच आ सकती है, हर तरीके की पढ़नी है, हमें मार्क्स लेने ही हैं, कुछ भी हो जाए मार्क्स लेने हैं। अगर हम इस अटेम्प्ट में नहीं भी करते हैं, गॉड फॉरबिड्स ऐसा होता है आप नहीं कर पाते हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, तो भी मुझे पता है कि सारे टाइप की स्पीच कैसे करनी है, मुझे दोबारा नहीं पढ़ना है। यू डोंट हैव इनफ टाइम, है ना, बार बार रिपीट करने का टाइम नहीं है। अगेन 150 वर्ड्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स की है। कितना भार बन रहा है आपका, देखो सिलेबस क्लियर हो रहा है। ऑलराइट, देन यू हैव छोटा सा प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग समझते हो, पहले किया है प्रेसी राइटिंग, किया कभी स्कूल में किया है? क्या करते थे उसका? एकदम शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देते थे, सामने वाले को समझ में आती थी, यानी कि पर्टिकुलर जो लिखा हुआ होता है उसमें से जरूरी इंफॉर्मेशन लेके उसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, एनीबडी एल्स? व्हाट इज प्रेसी? इसको पढ़ते हैं प्रेसी, ठीक है, प्रेसी। आपके पास सब आंसर है, ऐसा क्या है आपके पास? एनीबडी? यस प्लीज। ऑलराइट, यस। So this topic, will you be given a topic and then you have to write a précis? Okay, all right. Now, first thing, you will be given a passage of approximately 300 words. Approximately 300 words का आपके syllabus में एक है passage आएगा, ठीक है। आपका करना क्या होगा, उसको 1/3 यानी कि approximately 100 words में लिखना है सेम चीज को, ठीक है। 100 वर्ड्स के अंदर सेम चीज को लिखना है, दैट इज 1/3, 300 का 1/3। अब ये जो पैसेज है, इट इज ऑलरेडी अ समरी ऑफ अ चैप्टर, इसको फर्दर कंप्रेस करना है और उसको और कंप्रेस करके 100 में, कितना दिक्कत हो रहा है ना यार, ये कैसे होगा, ऑलरेडी समरी है, उसको और छोटा कर दिया है 1/3 में, तो करना कैसे है? दिस स्पेसिफिक टॉपिक रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इसको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे 2 लाइन ऊपर से, 2 बीच में से, 2 लाइन से, उसके बाद हो गया प्रेसी बन गया, देखो जी इतने वर्ड्स का हो गया, ये हो गया। ऐसा नहीं होता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, ठीक है। प्रोसीजर समझते हैं ना, ऑपरेशन जैसा करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स रखने हैं और कौन कौन से डिस्कार्ड कर देने हैं, ठीक है। तो इसको स्पेसिफिक प्रोसीजर के हिसाब से हम करेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें रखनी है और कौन कौन सी जाने देनी है, ठीक है। क्लियर है प्रेसी क्या है? A 300 passage will be given in your exam. You are supposed to write 1/3 of it, ठीक है, a new précis in 1/3 of it. Now, ये आपका 15 मार्क्स का सवाल है, काफी होते हैं 15 मार्क्स, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अरे ये तो बहुत सिंपल होता है ना, क्या करना है, ऊपर से आंसर मिला, नीचे लिख दिया, सही है। कितने लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी लगता है? ऐसे करो, मेरे को दिख जाएगा हाथ। Nobody? What is reading comprehension? Anybody?
पढ़ लो और घर चले जाओ. रीडिंग गोइंग बैक होम. व्हाट इज रीडिंग? पर कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है उसके पर्टिकुलर रिगार्डिंग नीचे उसके क्वेश्चन दिए होते हैं. ओके, आपके पास एक पैसेज है, ठीक है. पैसेज के बेसिस पर कुछ सवाल दिए जाते हैं जिसको आपको आंसर करना है. क्लियर है? 1 मिनट फिर दिमाग लगाओ. व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? किस टाइप के सवाल होते हैं? पैसेज होता है उसका जो मीनिंग निकल रहा है उसके बारे में क्वेश्चन. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सॉरी, बहुत टाइम नहीं खर्चना है. सारा पैसेज पढ़ के उसका मीनिंग निकाल के सवाल एंड करोगे, पेपर खत्म. पहले क्वेश्चंस पे जाओ, क्वेश्चन के मीनिंग को समझो, सवाल की डिमांड क्या है, कैसे पता चलता है व्हाट, व्हाई, हाउ. जो क्वेश्चन वर्ड है ना वो आपको बताएंगे वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, रीजन पूछ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, या टू द पॉइंट स्पेसिफिक कोई वर्ड का ढूंढने का बोल रहे हैं. क्वेश्चन पे जाओ पहले, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर पैसेज पे जाओ. टाइम नहीं हम वेस्ट कर सकते. कई स्टूडेंट्स पेपर देने के बाद मैम पेपर लेंदी था, ऐसा आता है, पेपर लेंदी था. मैंने कहा सवाल 10 थे, हाँ. मार्किंग वेटेज सेम थी, हाँ. 3 घंटे थे, हाँ. पेपर लेंदी कैसे हो गया? पेपर लेंदी नहीं होता, आप स्लो हो जाते हो. पेपर तो उतने ही सवाल आएंगे, उतने ही मार्किंग वेटेज है, उतने ड्यूरेशन है, तो कैसे होगा? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए आप एक चीज याद रखेंगे, सबके पास फोन्स है, उसमें फोन में टाइमर है, स्टॉप वॉच है, दोनों का उपयोग करेंगे. पहला काम, पहले राउंड में जो भी स्पेसिफिक टॉपिक आप कर रहे हो, अब से जिस भी पेपर का, चाहे वो जीएस का है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे गुजराती ऐसे है, आपने क्या करना है, हर आंसर जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगा आप ऊपर लिखेंगे. कोई भी सब्जेक्ट का है, कोई भी आंसर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हर सवाल के ऊपर जहां आंसर लिखा वहीं पर ऊपर लिख दो, इतना ड्यूरेशन लगा मुझे, 10 मिनट लगे, 12 मिनट लगे, 20 मिनट लगे. वो आप लिखते जाओ, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे इतना टाइम जा रहा है. मान लो रिपोर्ट राइटिंग है, उसमें मुझे 20 मिनट लग गए, मैं 20 मिनट नहीं दे सकती उसको, मेरे पास 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले. क्या करूँगी, नेक्स्ट टाइम मैं टाइमर का इस्तेमाल करूँगी. ठीक है, मैंने सेट कर दिया उसको 15 मिनट. 15 मिनट हो गए, मैं पेन छोड़ रही हूँ, मेरा तो छूट रहा है, मुझे स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है. उसको और टाइम को और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करो, 12 मिनट तक. अगर आप डे 1 से जो भी पेपर की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो उसके साथ टाइम मॉनिटर नहीं करोगे, पेपर 100% छूटेगा. ऐसा थोड़ी कि सोच कर आएंगे जी करके आएंगे. मैं जब क्लास में काम देती हूँ, मैं हर लेक्चर में काम दूंगी. हाँ, इनफैक्ट आप कई स्टूडेंट्स के साथ तो होमवर्क नोटबुक बनवाइए, ठीक है, वो करके आना. वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स के ना बड़ा मजा आता है जी, कर लेंगे, हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, घर जाकर कोई नहीं करके आता. उसके बाद रीजन क्या देते हैं, मैम जीएस का पढ़ना था तो इसके लिए ना टाइम नहीं मिला. अरे फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखने को बोला था, एक सवाल था, हाँ कितने मिनट, 10-12 मिनट. उससे ऊपर ले रहे हो तो आपकी स्पीड ही नहीं, आप तो गलत कर रहे हो. तो 12 मिनट नहीं निकाल पाए आप इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, तो फिर होमवर्क नोटबुक्स बना लो. इससे ज्यादा तो नहीं मांग रही ना टाइम आपसे. एक सवाल 15 मैक्सिमम 20 मिनट इनिशियली अगर आप करते हो, 20 मिनट के बाद खुद ही छोड़ दो और खुद देखो कि मैं तो सिर्फ 50% कंप्लीट कर पाई या 20% कंप्लीट कर पाया, तो मेरे को यहाँ पर और मेहनत करने की ज़रूरत है. कहाँ पर? या तो मेरी वोकैबुलरी कम है या मेरे पास कंटेंट कम है.
मुझे जीएस और पढ़ने की ज़रूरत है। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका लैंग्वेज के पेपर्स लिखने, क्योंकि टॉपिक्स तो उससे रिलेटेड है ना। लिखना आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर है, तो इसलिए आप कोई भी पेपर का कर रहे हो, हर पेपर के अंदर अगर आप मेहनत डेडिकेशन करना देना चाहते हो ना, तो प्लीज़ टाइम साथ में लिखो, मुझे ये सवाल करने में इतना टाइम लगा। उसके बाद एनालिसिस करो, मुझे ऐसे टाइप के सवाल में ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे इस पे काम करने की ज़रूरत है, इसमें टाइम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले से करोगे ना, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रैक्टिस के अंदर। नहीं तो मॉक टेस्ट के टाइम पे इतना स्ट्रेस बन जाता है कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, मॉक टेस्ट दिया था, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे आपने टाइम मॉनिटर नहीं किया होता। राइट? टेंशन हो रहा है किसी को? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपके सामने है, उसके बेसिस पे सवाल होते हैं। सवाल आपके डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं या फिर सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग हो सकता है पूछ लिया जाए, दोनों टाइप के होंगे। राइट? उसमें अटेम्प्ट पहला हम वही देख के करेंगे जहां हमारे क्वेश्चन है, पहले उसको समझकर फिर हम कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर जाएंगे। ट्रांसलेशन। आई हैव स्टूडेंट्स हु हैव रिटन मारा विद्यार्थी मित्रों को माय फ्रेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो क्या है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया। डियर यूज कर सकते हैं ना। तो ये कैसे आएगा, जब आप ज्यादा लैंग्वेज एक्सपोजर मिलेगा। राइट? सो डोंट से माय फ्रेंड स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन गुजराती में हमारा विद्यार्थी मित्रों होता है, और ट्रांसलेट करते करते कई लोग स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोल देते हैं, है ना। वो ऐसा हो जाता है ट्रांसलेशन की वजह से। सो व्हेन यू लर्न अ लैंग्वेज, यू नीड इमर्जन, उसी लैंग्वेज का सुनना, सब कुछ करना वो ज़रूरी है। सो आई विल ट्राई जितना मैं आपको अपनी तरफ से एड प्रोवाइड कर सकूँ। सो ट्रांसलेशन अबाउट 150 वर्ड्स होगा, गुजराती टू इंग्लिश होगा। गुजराती के पेपर में इंग्लिश टू गुजराती होगा, तो वहाँ पर आपकी गुजराती लैंग्वेज की ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि लिखना तो सेंटेंस तो इंग्लिश में लिखोगे ना, वहाँ पे गुजराती में लिखोगे ना, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज की ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। गुजराती लैंग्वेज के ऊपर भी काम डे 1 से शुरू करना। ये 2 पेपर हैं जो बहुत दिक्कत करते हैं। ऐसे में तो फिर वही होता है, कहानियाँ लिखते चले जाते हो, है ना। लेकिन ये 2 पेपर लास्ट में आके प्रिपेयर करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। ओके, सो यू हैव 15 मार्क्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन, 15 फॉर ट्रांसलेशन, 30 मार्क्स हैं, बहुत होते हैं। देन यू हैव ग्रामर। राइट? ग्रामर सिंपल होती है ना, बस यही ग्रामर है आपकी, सिर्फ। अब ये जो सिर्फ इतनी ग्रामर है, इसके अंदर आधा वोकैबुलरी सेक्शन है। कैसा? 1 2 3 4 5, और कौन काउंट करेगा? कोई कर रहा है काउंट पीछे पीछे साथ में। देन यू हैव दिस, ये सारा मेजरली आपका वोकैबुलरी सेक्शन है, यानी कि वर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें से ये वाला 1 2 3 और ये 4, ये 4 का कोई ठिकाना नहीं है। इसको जितना पढ़ते जाओ उतना कम है। ठीक है, तो भार हम देंगे इसके ऊपर, जिसमें टेंसेस आपका पहला टॉपिक है। टेंसेस पढ़ने के लिए मुझे समझना होगा कि आपकी नाउन्स को लेकर और बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर कितनी समझ है। नाउन्स क्या होते हैं? एनीबॉडी? नेमिंग ऑफ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ नाउन? कैट डॉग मत देना, मैं वहीं आके मारूंगी। एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स। एनीबॉडी? यस, लास्ट कॉर्नर। यस यस, नाउन। ये ट्रांसलेशन आ गया फिर। गुजराती में नाम बोलते हैं, राइट, बट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, अरे आप एग्जाम्पल दो, आप स्पेसिफिक मत बोलो।
आप मुझे एक्सप्लेन मत करो, एग्जाम्पल दो सिर्फ, एक वर्ड, वन वर्ड. हरी अप. रमेश महेश रमेश महेश. एग्जाम्पल, वन वर्ड, एग्जाम्पल. इंग्लिश. हरी अप. Sorry? Reservation. Reservation. Reservation is a noun or not a noun? How many of you say it is a noun? Reservation. कितने लोग बोलते हैं reservation noun है? आप बोलते हो reservation noun है. Anybody else? Nobody? आपको nouns पढ़ने की जरूरत है, वो noun है. He is correct. इसीलिए मैंने पूछा कि nouns क्या होते हैं. The word brave noun है. How many of you say noun? Can I see your hands, please? Noun, 2, 3. बाकी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हाथ उठाने मतलब बाहर क्या मतलब जिम करके आए और बाजू नहीं उठ रही, ऐसा है. प्लीज हरी अप. अगेन, नोबडी इज जजिंग यू. मैंने आपको क्या बोला? असेस करा कि आप लोगों को नहीं पता है नाउन्स की जरूरत है. सिंपल. डिड आई से अरे तुम्हें नाउन्स क्यों नहीं आते हैं, तुम्हें आने चाहिए, ऐसा बोला किसी को? सो अगेन, ब्रेव, इज इट अ नाउन और नॉट अ नाउन? सॉरी, कौन बोला? इतने सारे एक साथ बोलते नहीं समझ में आता. आई कैन नॉट हैव ईयर्स एवरीवेयर. एनीबडी? नाउन है? नहीं है. नहीं है. क्या है फिर नाउन नहीं है तो? प्रोनाउन. कितने लोग प्रोनाउन? नहीं है. नहीं है तो क्या है? देखो, अगेन, I am a person who loves to ask questions. If it is not a noun, then what is it? ऐसे चालू लोग भी होते हैं जो कि ना यूं बैठे होते हैं, नजर मिली नहीं तो सवाल आया नहीं, है ना? ऐसा भी होता है, नजर मिली नहीं तो सवाल आया नहीं, तो यूं बैठे हैं बस. Come on. Brave is not a noun. ठीक है, ब्रेव नाउन नहीं है, ब्रेवरी नाउन है. ठीक है, बहादुरी नाउन है. बहादुर क्या है? कौन है विशेषण वाला? ये कौन था ये विशेषण वाला? करेक्ट. एडजेक्टिव, बिकॉज it is telling us more about the noun, adding information about the noun, describing the noun. Therefore, you need to know what are different parts of speech. एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, तभी तो जब टेंसेस का सेंटेंस बनाओगे तो अगर पता ही नहीं होगा ये नाउन नहीं है तो उसको सब्जेक्ट तो नहीं बना सकते ना. देयरफॉर हम लोग वो जो बेसिक वाला थोड़ा सा है ना, उसे थोड़ा सा टाइम देके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, और बाकी का ये ग्रामर है ना, ये सारा उस पर बेस्ड है. अगर आपको नाउन्स नहीं पता, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. ठीक है. इंटेलेक्ट नाउन है. इंटेलेक्ट, इसकी बैटरी गई आई थिंक. हेलो, इट्स नॉट वर्किंग. इंटेलेक्ट, आई एम ऑडिबल राइट? इंटेलेक्ट नाउन है. डिसाइड, इज इट अ नाउन और नॉट? ये देखो, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन. ओके, सो इंटेलेक्ट and intellectual, कौन सा noun है? How many of you say first one is noun? Anybody? First is noun. Second, how many of you say second is noun? पढ़ेंगे हम, ठीक है? दोनों nouns है. Intellectual एक person, एक individual को बोला जाता है ना. कैसा person? जो बैक बेंचर्स होते हैं, जैसे अलग अलग दिमाग चलता है जिनके डायमेंशंस में, जबरदस्त चलता है. इंटेलेक्ट क्या है? हाँ, जरूरी नहीं कि एल लग गया तो वो हो गया इंडिविजुअल. इंडिविजुअल है. द वर्ड इंडिविजुअल एल है.
है ना? तो जरूरी नहीं कि लास्ट में एल लग गया तो वो एडजेक्टिव देगा। इंडिविजुअल समझते हैं, एक अलग पर्सन को इंडिविजुअल कहा जाता है, राइट? सो इंडिविजुअल इज अ नाउन। किसी भी चीज को हम डिस्क्राइब करना चाहें, उसको नाम देना चाहें, जैसे इन्होंने बोला ना, कोई भी चीज है जिसको हम नाम दे सकते हैं ना, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो नाउन है। करेंगे इसको और अच्छे से, बिकॉज वो आपने जो एग्जाम्पल दिया उससे पता चल गया कि पीपल नीड टू रिफ्रेश देयर मेमोरीज। ठीक है, एक बार थोड़ा सा शॉक देंगे, झटका देंगे, तो वो सब वापस आ जाएगा कि हाँ ये नाउन्स होते हैं, नहीं होते हैं। देन ऑल दीज टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन दीज। आपको जो बेसिक एक बार रिवाइज हो जाएगा तो ये सब उस पर आराम से आ जाएगा। ठीक है, सो टेंसेस, यू हैव वॉइस। व्हाट इज वॉइस? एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव पैसिव, और उसके बाद नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, गड़बड़ करते हैं। ग्रामर ऐसे पढ़नी है कि आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत ना पड़े, आपको आंसर आता हो। उससे क्या होगा, आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही होगा, वहां से पता चलेगा। अगर ऑप्शंस देखने ही पड़े तो फिर यानी कि गड़बड़ है, ग्रामर नहीं आती है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे ऐसे ग्रामर सीखें कि ऑप्शंस देखने की जरूरत ही ना पड़े, आंसर आ जाए। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर समझ में आ जाए क्या होगा, तो वो इजी हो जाता। देन यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे दो तरीके के, एक उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और एक फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सिंपल है, डरना मत, बहुत सिंपल है, और उसकी ट्रिक्स भी सीखेंगे कैसे जल्दी हम आंसर कर सके। ट्रांसफॉर्मेशन में जब अलग अलग टाइप समझ जाओगे, उसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो बहुत ईजी हो जाएगा, राइट? देन यू हैव आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट। आर्टिकल्स क्या होते हैं? बस अ एंड द लगा दिया, है ही क्या, 3 तो वर्ड्स हैं सिर्फ, लेकिन इसमें यूजुअली 2 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, एक तो मिनिमम है, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होता है कि 2 सवाल पूछे जाते हैं आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट सेक्शन से। ठीक है, तो आर्टिकल्स अ एंड द हैं, बहुत सिंपल से होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? जो क्वांटिटी डिटर्मिन करते हैं, हाउ मच और हाउ मेनी। ठीक है, सिंपल है। देन यू हैव प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? What are preposition? Can you give me an example? On, above, with, below, under, across, through, ये सारे जो वर्ड्स हैं, prepositions हैं, ये क्या करते हैं? जो आपका सब्जेक्ट है, जो नाउन है, उसको कनेक्ट करते हैं बाकी के सेंटेंस के साथ। सिर्फ पोजिशन नहीं बताते हैं, मैनर भी बताते हैं। ठीक है, आई रोट विद अ ब्लू पेन। विद अ ब्लू पेन, विद preposition है। ठीक है, तो मैनर भी बताते हैं, किस तरीके से क्या एजेंट यूज हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे काम। ठीक है, क्लियर है प्रेपोजिशंस क्या हैं? देन यू हैव फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या है? होता वोकैब्युलरी है। राइट डाउन, राइट, वर्ब और प्रेपोजिशन को जोड़कर ज्यादातर फ्रेजल वर्ब्स के अंदर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रेपोजिशन। राइट डाउन, ठीक है, ये 2 वर्ड जो हैं ये फ्रेजल वर्ब है। लुक अप, सर्च, लुक फॉर, सर्च। ठीक है, तो ये तरीके क्या है? ये 2 वर्ड के जो बने होते हैं ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये बहुत सिंपल होते हैं, इनके कुछ के मीनिंग्स मैं आप तक पहुंचा दूंगी, वेब संकुल के टेलीग्राम चैनल तक से आपको पहुंच जाएंगे। उसमें क्या है, आप अपनी वोकैबुलरी जिनकी वीक है वो इन वर्ड्स को यूज करके अच्छा कर सकते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, याद करने में डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। जितने ज्यादा इडियम्स पढ़ लो, फायदा कम ही होता है। ठीक है, 1 मार्क का सवाल होगा। अगर आप उस इडियम को यूज नहीं कर पा रहे हो अपनी राइटिंग में, बहुत ज्यादा आपके पास सिलेबस है बाकी सब्जेक्ट्स का, मैं इनकरेज नहीं करती लोगों को, डिस्करेज नहीं करती हूँ, लेकिन इनकरेज भी नहीं करती कि इसे पढ़ो। टाइम जाता है इसमें, बहुत जाता है, और आप याद करते रहो, उसमें से पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा, हमें नहीं पता है, राइट? देन यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी। इसकी तो पूरी किताब है,
ठीक है, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होता है वो वर्ड, वो टर्मिनोलॉजी वगैरह। अगेन कुछ कुछ चीज़ें आप याद कर सकते हैं जो करंट में चल रहा है, लेकिन सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी नहीं याद कर सकते। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, वो आपके पास नहीं हो सकते हैं अभी इसके लिए तो। सो आई डोंट एनकरेज। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या होते हैं यार, पूरा ट्रांसलेशन करके ही डालते हैं। अगर बोलते हैं सिमिलर वर्ड्स एंड ऑपोजिट बोल दो तो चलेगा ना, ठीक है। तो उस तरीके के वर्ड्स हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे, कंप्लीट इनकम्प्लीट, ठीक है। कैसे वाले, जो अफिक्सेस लगाकर बनते हैं वो वाले करेंगे, ठीक है। अफिक्सेस क्या है, क्लस्टर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, 2-3 अल्फाबेट्स, डिस, इन, इम, जो हम एग्जिस्टिंग वर्ड्स के साथ जोड़कर नया वर्ड बना देते हैं। कंप्लीट, कंप्लीटली पीछे जुड़ गया, या फिर इनकम्प्लीट आगे जुड़ गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो अल्फाबेट के क्लस्टर्स हैं लेटर्स के, वो अफिक्सेस बनाते हैं। क्लियर है? कमिंग बैक हियर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एक लंबा सा सेंटेंस दे दिया, उसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक वर्ड दे दो। बहुत जितना पढ़ लोगे उतना कम है। अगेन इसको मैं इनकरेज नहीं करती हूँ। कोहेसिव डिवाइसेस, कनेक्टिव्स, लिंकर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है ये। ग्रामेटिकली किस तरीके से यूज करते हैं उसके ऊपर काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, देयरफॉर आप यूज करते हो बट मतलब समझ में आता है, बट, BUT, बट, है ना। BUT बट इज अ वर्ड, उसकी जगह अगर हम लिखें ना नेवरदलेस, नॉनदलेस, मीनिंग इज एग्जैक्टली सेम, लेकिन क्या मजेदार लगता है लिखे हो आपके आंसर के अंदर हो नेवरदलेस बट की जगह। तो ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल सिंपल वर्ड के एकदम सब्स्टिट्यूट कर दें उसकी जगह, और आपका लिखावट जो है और अच्छी हो जाए, तो ऐसे वर्ड्स कर लेने चाहिए ना, है ना। ऑल्सो, मोर ओवर, तो ऐसा वर्ड्स करेंगे जो बेसिक छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उसकी जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं कि हमारा राइटिंग जो है वो अच्छा हो जाए। क्या होता है राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन के अंदर, ऑल्सो, इट कैन बी सीन, ऑल्सो दिस, ऑल्सो चल रहा है, उसकी जगह मोर ओवर डाल दो ना, इन एडिशन टू डाल दो ना, एडिशनली डाल दो ना। तो ये सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन वेराइटी ऑफर करते हैं आपके आंसर के अंदर। वो बोरिंग चीजें बार बार रिपीट हो रहा है एक ही वर्ड, वो नहीं होगा। हर जगह बट नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसे वर्ड्स करेंगे जो, ठीक है, आपको वैरायटी ऑफर करें। कितने लोग ब्रेकफास्ट के बिना आए हैं यहाँ पर? बिना ब्रेकफास्ट वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? सब करके आए हो? देख बताते भी नहीं है, देखो। सो कोहेसिव डिवाइसेस, कनेक्टिव्स एंड लिंकर्स, सब एक ही तरीके का वर्ड है, इनको अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। इस टाइप के वर्ड जो हैं, देयरफॉर, in addition to, apart from this, besides, ये वाले words हम करेंगे, ठीक है। Then you have words that cause confusion, confusion create करते हैं। lead, अगर हम इसको past tense में यूज करते हो, ये हमारा metal है lead। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, यूसेज डिफरेंट है। तो इस टाइप के वर्ड्स जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, बिना चाय के। चाय पहले पी के आना, फिर चर्चा करेंगे, राइट। तो ये आपका जो है ग्रामर का सेक्शन है। लेकिन इस ग्रामर से पहले जो बेसिक है, नाउन्स की क्लैरिटी, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कॉन्जंक्शंस पढ़ोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में इजी रहेगा। एडजेक्टिव्स करोगे तो आपका एनरिच करने के लिए, आप जो लिख रहे हो लंबे लंबे सेंटेंस, उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप प्रेसी राइटिंग कर रहे हो। लंबा सेंटेंस दिया है, उसको अलग तरीके से सेम मीनिंग चेंज किए बिना आपने लिख दिया अलग टाइप के सेंटेंस के अंदर, आपको मार्क्स मिलेंगे। करना वही होता है, ठीक है। तो ग्रामर का पार्ट हम साथ साथ लेकर चलेंगे, अलग से नहीं रखेंगे, ताकि आपके पास राइटिंग क्या होता है, सिर्फ अगर ग्रामर लेके चलेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक राइटिंग, एक ग्रामर लेंगे तो उसी ग्रामर को अपनी राइटिंग के अंदर आप खुद चेक करेंगे।
सेल्फ इवेल्युएशन हर स्टेप पे होगा, उस चीज़ के लिए रेडी रहना। मेरे लेक्चर सीरीज अगर आप लोग आते हो तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार करना है मेहनत, ठीक है? तो ये एक्सपेक्ट कर सकती हो ना? दिक्कत तो नहीं है ज़्यादा मेहनत करने में? अगर है तो फिर यार कुछ कर नहीं सकते, करना तो पड़ेगा, है ना? ओके, कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखाने लगी हूँ। जीपीएससी के जो अटेम्प्टेड आंसर्स हैं वहां से मैंने लिए हैं, आपको हेल्प करने के लिए, जो अपनी चीज मैं बात रखना चाहती हूँ उसे एक्सप्लेन करने के लिए, राइट? ओके, आपके सिलेबस में राइटिंग फॉर्मेट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, मैंने 4 चीजों में इस तरीके से डिवाइड करा है। ओके, ये यहां पर अगर आप देखेंगे वर्ड लिमिट एक्सीडेड दिख रहा है ना? यहां पर एग्जामिनर ने डाल दिया वर्ड लिमिट एक्सीडेड, और ये जो सर्कल देख रहे हो ये क्या है? ग्रामेटिकल एरर्स। अब इस वजह से क्या होता है, ओवरऑल मार्क्स डिडक्ट होते हैं। लैंग्वेज एंड ग्रामर इज वेरी पुअर, मार्क्स डिडक्ट होते हैं इसके बेसिस पे भी। इसीलिए ग्रामर सिर्फ 15-20 मार्क्स नहीं है आपके, ग्रामर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? ग्रामर पढ़ने का तरीका ऐसा नहीं होता है कि आपने कर लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आप 10-10 रोज सेंटेंस लिख के ले आओ। दैट इज नॉट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, उसे यूज क्यों करते हैं हम, उसका पैटर्न क्या होता है, यानी कि उसका रूल क्या होता है, वो करने के बाद आप जो अपने आंसर्स लिख रहे हो उसी के अंदर जहां जहां सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसे करेक्ट करोगे। पहले तो अपनी गलतियां खुद निकालोगे। आज मैं टेंसेस, आज सारे प्रेजेंट टेंसेस जहां जहां यूज करें अपने आंसर के अंदर उसे करेक्ट करो। खुद सेल्फ इवेल्युएट करोगे, 2 बार 3 बार गलती करोगे, चौथी बार अपने आप आंसर जब लिखना शुरू करोगे सही हाथ चलेगा। और ये भी रहेगा कि हो सकता है आपको अपने पार्टनर का आंसर चेक करना पड़े, ठीक है? वो भी काम रहेगा, थोड़ा हैवी रहेगा लेकिन वो करना पड़ेगा, ठीक है? उससे क्या होगा, आप और अच्छे से समझ पाओगे आपने कहाँ गलती करी है एक स्पेसिफिक टेंस को लेकर, उसके अंदर कितना मेहनत और करने की ज़रूरत है। इतना फ्लो आ जाना चाहिए कि आप जब आंसर लिखने बैठो तो आपको यूं पेन रख के ना बैठना पड़े कि यार ये सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना कैसे था। वोकैबुलरी इंडिविजुअली डिपेंड करता है आप कितनी एक्वायर कर पाते हो, लेकिन सिंपल वोकैबुलरी सब कर लोगे, दैट आई एम डेफिनेट। कॉम्प्लेक्स नहीं भी होगी चलेगा। पीआईबी पे रहो, करंट की मैगजीन जो लेते हो, हर महीने इंग्लिश मत लो, लेकिन कुछ कुछ महीने जब भी आपको मौका मिले इंग्लिश के लेके एटलीस्ट बैठकर उसको पढ़ो, क्योंकि उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो इंग्लिश में, राइट? तो वो वहां मेहनत करोगे आपके पास वोकैबुलरी इकट्ठी होगी। डाउट्स, क्वेश्चंस, एनीबॉडी? किसी के पास किसी चीज को भी रिलेटेड सवाल है? इंग्लिश मतलब इंग्लिश से रिलेटेड किसी के पास कोई सवाल है? बाकी तो नहीं। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, अब आप कितना स्कोर कर सकते हो? अभी तो डर लिया कि यार ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, लेकिन स्कोर मिलता है। ओके, ऐसे के अंदर 12 से 15 मार्क्स मिलने आराम से पॉसिबिलिटी है, ठीक है? उसके बाद लेटर राइटिंग के अंदर 6 से 8.5 मार्क्स, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स की नोटबुक्स में उसमें देखे हैं पेपर के अंदर, वो मैं आपको डिस्क्लोज कर रही हूँ, इतने मार्क्स मिल जाते हैं। देन प्रेस रिलीज में 6 से 8 मार्क्स भी मिले हैं। डायलॉग राइटिंग इज नॉट इन योर सिलेबस। रिपोर्ट राइटिंग में 10 से 12 मार्क्स 15 में से। राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन 15 में से 10 से 12 मार्क्स। फॉर्मल स्पीच 8 से 11 15 मार्क्स में से। प्रेसी राइटिंग में 7 से 9 मार्क्स मिलते हैं 15 में से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 11 से 13 मार्क्स मिलते हैं 15 मार्क्स में से। ग्रामर के अंदर 16 से 18 मार्क्स हैं। देन ट्रांसलेशन के अंदर 7 से 9 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 93 तो आप आराम से ले जा सकते हो, आराम से। आपको पता है इतने मार्क्स अगर आ जाए इंग्लिश में तो क्या होगा? और ये आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएंगे ना?
बस कैसे हैं देखो, ये ऐसे का पेपर मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, 12 मार्क्स आए हुए हैं, राइट। देन लेटर राइटिंग 8.5 आए हुए हैं। क्या रीजन से मार्क्स मिले हैं, कैसे मिले हैं, वो सब बताऊंगी। प्रेस रिलीज 6 मार्क्स। देन 11 मार्क्स मिले हैं रिपोर्ट में, ऑल्दो वर्ड लिमिट एक्सीडेड है। अगर वर्ड लिमिट एक्सीड ना हुई होती तो ये 11 और ऊपर चला जाता। हर चीज के मार्क्स कटते हैं, हर बार एग्जामिनर नहीं लिखेगा कि उसने इस वजह से काटे हैं। देन रिपोर्ट राइटिंग 10 में से 8 वाला भी है, DYSO का है। देन डायलॉग राइटिंग इज नॉट इन योर सिलेबस, राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन 9 मार्क्स। देन 7.5 इन फॉर्मल स्पीच, राइट। 12 मार्क्स 15 में से प्रेसी राइटिंग के अंदर, ओके। देन 7.5 आउट ऑफ 10 इन प्रेसी राइटिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 में से 9 मार्क्स, इसमें बहुत मार्क्स आ जाते हैं, इसमें कटने का स्कोप बहुत कम है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 16 आउट ऑफ 20 इन ग्रामर, राइट। ट्रांसलेशन 10 मार्क्स 15 में से। तो क्या क्या चीजें हैं, कैसे पता चलेगा? हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं, आंसर भी एनालाइज करेंगे क्लास के अंदर, कि एक स्पेसिफिक आंसर के अंदर अगर एग्जामिनर ने इतने मार्क्स दिए हैं तो क्यों दिए हैं। लेकिन ये कब करेंगे? जब हम पहले फॉर्मेट की समझ बना लेंगे स्पेसिफिक, उसके बाद उससे क्या होगा, आप रिलेट कर सकते हो जो आपने लेक्चर में पढ़ा, उसके बेसिस पे वहां पर कितने मार्क्स मिले हैं, उससे क्या होगा, यहां क्लैरिटी आएगा। नाउ हाउ टू प्रिपेयर द पेपर, करना कैसे है प्रिपेयर। ये PI का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर। इसका नोट ध्यान से पढ़ो, 1 मिनट लो, सिर्फ नोट पढ़ो। पढ़ लिया? समझ में आया क्या हो रहा है? आपके पास क्लियर पैरामीटर्स हैं, किस बेसिस पे GPSC आपके आंसर्स चेक करता है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। पेपर लेंदी था, दिस इज अ लेम एक्सक्यूज, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। पहला काम आपका ये है, पहला पैरामीटर। फर्स्ट, your answers must be within the word limit. Number 2, second parameter आपका। Third, you are expected to show your awareness of the subject. Subject क्या है? GS। एरो इंडिया क्या है, किसी को पता है? AERO, एरो इंडिया। सब्जेक्ट अवेयरनेस। या आपके GS करंट से रिलेटेड अगर आपको नहीं पता है तो सब्जेक्ट अवेयरनेस गड़बड़ है। इसमें मेरे जो लैंग्वेज पढ़ाया हुआ है वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आपको टॉपिक ही नहीं पता होगा तो आप लिखोगे क्या। देयरफॉर सब्जेक्ट अवेयरनेस आपकी इंपॉर्टेंट है। स्कूल कॉलेज का पेपर तो है नहीं, कुछ भी लिखो और मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, नंबर 4। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है कि आप कहीं से याद करके लिख लो, इतना हो भी नहीं पाता। अब क्या क्या याद करके लिखोगे, यहां से डेवलप करना है। कैसे होगा? कैरेक्टर के शूज में उतर जाओ। मैं ही ऑफिसर हूं, स्पेशल ड्यूटी पे, ये सिचुएशन है, मुझे ही करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऑफिसर बनोगे, कोई ये पहले ट्रेनिंग तो नहीं देगा ना, देखो अगर ये काम हो गया तो तुम्हें ये करना। वो तो सीनियर के एक्सपीरियंसेस से पता चलता है ना, राइट।
तो उस पोजीशन में आप हो, आपको इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेना है, क्या करोगे? आप पीआई हो, ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर हो, और आपको क्या करना है, सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास मैन पावर कम है और आपको ज़रूरत है एड की, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, क्या करोगे? आप ही पीआई हो, इमेजिन करो आपको एड मांगना है, तो क्या करोगे? एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, क्या करोगे? कुछ करोगे ना? फिर ठीक है, मैंने कहा कहीं कुछ करो, मैं तो कुछ नहीं कर रहा है, हो रहा है, क्या करें, क्राइम बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। एनीबडी? फास्ट। रीजन? हाँ, तो क्या दोगे? रीजन ही तो इम्पोर्टेंट है, क्या दोगे रीजन? सॉरी? ओके, और? देखो, एक गवर्नमेंट में आप काम करते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, बंदा कम है जी, हमारे पास काम नहीं हो रहा जी, बंदा लगा दो, एक एक्स्ट्रा दे दो, वैकेंसी खोलेंगे? कहें भाई तुम ऑफिशियल हो, तुम्हें काम है, तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम करो, हम क्यों करें? तो रीजन कैसा होना चाहिए? सॉलिड, कन्विंसिंग। कैसे पता चलेगा? आप पीआई हो, आपको पता है सिस्टम कैसे चलेगा, जब तक आप कन्विंसिंग रीजन नहीं दोगे, आप तो वहीं फंसे रह जाओगे। 3 लोग रह गए हैं, एक पीएसआई है, 2 कांस्टेबल है, काम चलाओ जी, क्राइम रेट बढ़ रहा है, सुबह सुबह लोग आके डंडे मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, भाई तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, क्या करोगे? क्या करोगे? करना तो आपको ही है, पत्थर आप खा नहीं सकते, है ना? इज्जत तो रखनी है अपनी, काम भी करना है, क्राइम रेट भी बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, क्या करोगे? लोकल लीडर्स है और जो उनके रिलीजियन के जो भी पीपल्स होंगे उनको साथ में रखकर एड मांग रहे हो, कैसे मांगोगे? मान लो आपको डीएसपी से एड मांगना है, क्या करोगे? सिचुएशन है, कुछ नहीं करोगे? ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं कर रहे आप लोग। हाँ जी, तो इसका मतलब आप तो ध्यान ही नहीं कर रहे हो अपनी सोसाइटी में, आपके यहाँ क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो वो तो और डंडा मारेगा। पहले पब्लिक अवेयरनेस करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस करने पब्लिक तो अवेयर है, पब्लिक तो डंडे मार रही है, पत्थर फेंक रही है। उनको कन्विंस करेंगे कि आप ऐसा मत करिए। ओके, लेकिन मेरा सवाल अगेन, एड मांगनी है, उसके कैसे बाद मांग? जो ऐसा हुआ तो फिर ऊपर ऑफिशियल को बताएंगे, क्या? ऑलरेडी अवेयरनेस फैलाई है, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे। ओके, एड मांग रहे हो क्योंकि आपके पास मैन पावर कम है, तो क्या लिखोगे कि ऑलरेडी समझाया लेकिन नहीं समझ रहे हैं? ओके, 1 पॉइंट और। कोई आपके यहाँ पे इवेंट हो रहा है, कोई मिनिस्टर आए हैं, कोई रैली हो रही है, हमारा मैन पावर तो वहां लगा हुआ है, तो हमें मैन पावर दो। जितने हैं एग्जिस्टिंग, वो ऑलरेडी डबल शिफ्ट काम कर रहे हैं, फिर भी क्राइम रेट नहीं कंट्रोल हो रहा। आप उनको बताओगे तो सही ना कि हम क्या कर रहे हैं अपने एंड से, फिर भी नहीं हो पा रहा है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो डबल शिफ्ट काम कर रहा है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमें एड चाहिए। अगर आप कहोगे कि देखो 2 ही हैं, एक ये हैं और हमें तो एड चाहिए, तो वो नहीं देंगे, कहेंगे तुम देखो, तुम्हारा पुलिस स्टेशन, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको सिचुएशन क्रिएट करना है, या तो आप कहो जी जो हमारा एग्जिस्टिंग मैन पावर है वो ट्रांसफर कर दिया गया है, या हमारा एग्जिस्टिंग मैन पावर है वो किसी रैली के अंदर उसको दिया गया है, काम दिया गया है, बंदोबस्त आता है ना यहाँ पे करने का, तो वहां दिया गया है, तो फिर हमारे पास जो जो अब हमारा यहाँ पे स्टाफ है वो डबल शिफ्ट काम कर रहा है, लेकिन वी आर आंसरेबल टू द पीपल। ठीक है, सिचुएशन इज नॉट इन आवर कंट्रोल because we are despite the fact that our staff is working double shift, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं। ये एड ज़रूरी है कि मैन पावर हो, ये भी हो सकता है आप कोई और तरीके से हेल्प मांग रहे हैं, आपके सर्वेलेंस कैमरास काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है।
आप अलग अलग पॉइंट्स डाल रहे हो, कन्विंस करना ना सामने वाले को। अगर नहीं करोगे तो वो नहीं देगा। कैसे पता चलेगा? आप पीआई खुद बन जाओ या खुद डीएसपी बन जाओ और सोचो कि अगर मेरा पीआई मुझसे एड मांग रहा है, ऐसा बोलेगा तो ही दूंगा, वरना तो दूंगा नहीं। वरना क्यों दूं? वो तो तुम्हारी ड्यूटी है। तो सिचुएशन के अंदर जब आप उतर जाओगे कैरेक्टर के अंदर, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि करना क्या है, क्या बेस्ट सोल्यूशन है, क्या बेस्ट चीज है जो मैं इस पोजीशन में लिख सकता हूँ या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उल्टा हो जाओ, आप जो हो उसकी बजाय जिसको आप लेटर लिख रहे हो वो बन जाओ, और अच्छे से समझोगे। मेडिकल ऑफिसर है, वो कह रहा है जी हॉस्पिटल में एड कम है और प्रोवाइड कीजिए, या फिर यहाँ पर हो सकता है डिजीज स्प्रेड होने का खतरा है क्योंकि बारिश अभी अभी खत्म हुई है, फ्लड्स खत्म हुए हैं। और आप कौन हो? आप चीफ मेडिकल ऑफिसर हो। तो आप क्या करोगे? मैं तो ये सोचूंगी ना, अगर मेरा जूनियर मांग रहा है तो अगर वो मुझे ये चीजें बोलता तो शायद मैं दे देता। तो अपने आप को उस पोजीशन में, उस कैरेक्टर के अंदर रखोगे तो आप जल्दी जज कर पाओगे, डिसाइड कर पाओगे आंसर में लिखना क्या है, टाइम बचेगा। ब्रेन की स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी समझने के लिए कि एक स्पेसिफिक आंसर के अंदर क्या लिख सकते हो। दौड़ाना पड़ेगा, डंडे मार मार के दिमाग को भगाना पड़ेगा। कॉफी पियो, चाय पियो और उसको फ्यूलिंग करके उसको भगाओ। क्योंकि जब तक आप एग्जामिनर को कन्विंस नहीं करोगे अपने आंसर से, सब लिखेंगे एक ही लेटर, लेकिन अगर आपका हटके नहीं होगा, कन्विंसिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ज्यादा मिलने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है? आपका बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप क्या है? मेरा ये तो बन गया लेवल, मुझे और ऊपर जाना है। कैसे भगाओगे? अलग सा सोचो। मैं तो स्टूडेंट्स को बोलती हूँ मूवीज देखो, तभी तो दिमाग ट्रिगर करता है ना। इस सिचुएशन में था, उसने ऐसा क्या कर दिया था। थोड़ा इसको भी तो शांत करना है ना। सारा दिन सिर्फ जीएस के सपने आते हैं। वो होता है ना तारे जमीन पर में, होता है ना वो अल्फाबेट्स घूम रहे हैं, तो वो ऐसा होने लग जाता है फिर सिर्फ पढ़ाई करोगे तो अपने दिमाग को फ्यूल देने के लिए आपको वो भी करना पड़ेगा। फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों का, डर लग रहा है? कितने लोग हैं जिनको डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है यार, डरना चाहिए आप लोगों को। मतलब मेरे को लगा था मैं कन्विंस कर पाई। ऑलराइट, लास्ट पॉइंट, इन ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। ये भी एक्सपेक्टेशन है। अरे अरे अभी मैं हूं, पीपल आई एम स्टिल हियर। इन ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज फिफ्थ आपका पैरामीटर है। ये 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं हर सवाल के ऊपर। ये क्लियरली मेंशन्ड है, लेकिन हम सिर्फ ऊपर उसको सवाल करने से पहले इसको देखते भी नहीं है लोग प्रैक्टिस पेपर करने से। अच्छा पहला ऐसे क्वेश्चन है, शायद ये भी नहीं पढ़ेंगे, सीधा ये 5 ऑप्शन है, इसमें से आंसर अटेम्प्ट करके देख लेना। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इसके बेसिस पे आपके आंसर्स मार्क किए जाएंगे। सिमिलरली अकाउंट्स ऑफिसर के पेपर में भी दिया गया था, लेकिन हम इसे पढ़ते नहीं है, हम सीधा सवाल पे चले जाते हैं। राइट, अब क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है आंसर लिखना शुरू करने से पहले? सबसे पहला, द क्वेश्चन, सवाल क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेटर है, ऊपर लिखा है डीवाईएसओ है या एसटीआई लिखा है या वो लिखा है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इसको लिखना है, मुद्दा ये, आंसर लिखना शुरू कर दो। नहीं, 1 मिनट जो आप अपना मॉनिटर कर रहे हो टाइम, 1 से 2 मिनट सिर्फ सवाल को दो, समझने के लिए सवाल की डिमांड क्या है। हमेशा सवाल आपका 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगा। कैसे होगा? समझो, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सवाल क्लियर है? सवाल में क्या करना है आपको? अपील करना है। क्या अपील करना है? वही सब, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स। अब इस सवाल के अंदर, ठीक है, यहां पर एक सैंपल मैं आपको दिखा रही जो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया। ध्यान से समझना बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। Tropical cyclone named Nivar has started its formation in the Bay of Bengal since last 2 days. Okay, it is expected to hit the state of West Bengal. Following information related to cyclone shows its severity. समझ में आ रहा है?
क्या बता रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि निवार जो है वो उसने अपनी फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी है वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे 2 दिन से, राइट? इट इज एक्सपेक्टेड कब हिट करेगा? वेस्ट ऑफ बंगाल हिट करने वाला है। और ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? उसकी सिवियरिटी के बारे में, ठीक है? आगे इन्होंने लिखा है इट हैज बीन क्लासिफाइड एज सीवियर साइक्लोन which is third dangerous category of cyclone, right? The wind speed in the coastal areas is expected to be 130 to 150 kilometers per hour. समझ में आ रहा है? How many of you find this information relevant? सही है information? कोई ऐसा है जिसको information सही नहीं लग रही है? ऐसा तो नहीं है? नहीं लग रही है? नहीं लग रही है? सही नहीं है? ये साइक्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमको पब्लिक को अवेयर करना है। Exactly. And therefore, I did not give marks. ये टेस्ट सीरीज का मेरे पास था, मैंने मार्क्स नहीं दिए। आप समझ रहे हो क्यों? वापस से क्वेश्चन पे आओ। IMD issued an alert of severe cyclonic storm Nivar over the Bay of Bengal. ठीक है? Draft a press release in not more than 150 words cautioning the residents and instructing them of safety measures. उनको सिर्फ कॉशन करें साइक्लोन आ रहा है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। हम क्यों बताएं जी इतनी स्पीड से आ रहा है? भाई जो बंदा सिविलियन होगा 130 की स्पीड से आ रहा है, मतलब गाड़ी चलाकर देखो पहले 130 की स्पीड कितनी तेज होती, वो क्या करेगा? इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। कैसे? आपका सवाल इज डिवाइडेड इनटू 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एवरी क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, सेकंड योर टास्क। यानी कि इंफॉर्मेशन दी होगी सवाल के अंदर, और दूसरा पार्ट क्या होगा? आपका टास्क क्या, आपको करना क्या है। सवाल को कैसे पढ़ेंगे? पहला, मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर निवार आ रहा है, साइक्लोन है, मैं आईएमडी की बिहाफ पर प्रेस रिलीज लिख रहा हूं। करना क्या है? प्रेस रिलीज लिखना है। किसके बेसिस पे? कॉशन करना है और इंस्ट्रक्ट करना है। 2 पार्ट्स हैं टास्क के, सिर्फ सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कॉशनिंग भी है, उनको बताना भी है देखो आ रहा है। सेकंड, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दैट इज द सेकंड पार्ट। तो सवाल को ये समझना जरूरी है कि ये 2 चीजें हैं, राइट? ये सारा आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, ये आपका टास्क है। तो 100% ऐसा होगा कि आपका सवाल हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये चीज यहां क्लियर करोगे, आंसर का पहला लिखने का ये स्टेप है, राइट? देन फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है? स्ट्रक्चर, ऑडियंस। ऑडियंस पे हमने चर्चा की, ऑडियंस क्या होती है, राइट? एक इंडिविजुअल है, वाइडर है, एज के बेसिस पे और एजुकेशन के या उनकी डेजिग्नेशन के बेसिस पे हम ऑडियंस को अलग अलग करते हैं। स्ट्रक्चर देखने में कैसा है, ऊपर आ रहा है आपका एड्रेस आ रहा है, नहीं आ रहा है, हेडलाइन आ रही है, क्या आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन फॉर्मेट आप क्या कर रहे हो, दैट इज योर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपका हर फॉर्मेट 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। Okay, imagine that you are an officer on special duty at the battle against COVID-19 in emergency task force of Government of India. To fulfill the mission, your senior officer has sought your opinion about the most essential and appropriate steps to be taken in situation of the pandemic. Write a letter to your senior officer giving your opinion in about 150 words. क्या कर रहे हो आप? ऑफिसर हो स्पेशल ड्यूटी पे। पहले तो क्लियर क्या आपकी पोजीशन क्या है? आप ऑफिसर हो स्पेशल ड्यूटी पे, कहां पर? बैटल अगेंस्ट कोविड-19 इमरजेंसी टास्क फोर्स में। सीनियर ऑफिसर ने आपसे ओपिनियन मांगा है कि क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, राइट? तो आपको क्या करना है? लेटर लिखना है। लेटर लिखना है, सीनियर ऑफिसर को लिखना है, ये आपका टास्क है, राइट? इंफॉर्मेशन जो दी गई है अगेन 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। अब फॉर्मेट क्या है? इस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन है। ऑडियंस, सिंगल ऑडियंस, दैट इज हाउ यू डिवाइड योर फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है आपका, ठीक है? फॉर्मेट पे काम करेंगे, घबराओ मत, फॉर्मल लेटर का टॉपिक तो आने दो, ठीक है? देन कंटेंट।
थर्ड इंपॉर्टेंट चीज राइटिंग आंसर के लिए कंटेंट. अगेन 2 पार्ट्स में लैंग्वेज. आप किस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हो. फॉर्मल पोलाइट होनी चाहिए. कैसे लिखेंगे उस पर हम काम करेंगे हर फॉर्मेट के साथ. उसके बाद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, वही बात हुई थी ना, गॉसिप तो डाल नहीं सकते, खाना खराब था रिपोर्ट राइटिंग के अंदर. रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है उसे चूज करना, डिसाइड करना, उसके ऊपर भी काम करेंगे. राइट. So these two things are important when you talk about choosing the content of a specific answer. Now, हम काम करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स के अंदर. पहला काम क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग द राइटिंग स्किल. यानी कि ऐसे है, होता क्या है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसके ऊपर बात करेंगे. उसके बाद सवाल क्या है. जब सवाल मैं आपको सैंपल दिखाने से पहले शेयर करूंगी, पहला काम क्या होगा, आपके थॉट्स जानना चाहूंगी कि आपको वो आंसर लिखना पड़े तो आप क्या करोगे. यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, क्योंकि आपके दिमाग को एक्टिविटी करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सो जाओगे और चाय पी कर आना. देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन पॉसिबल आंसर्स. उसके बाद हम सैंपल देखेंगे कि आखिर लिखा कैसे जाता है आंसर उस स्पेसिफिक सवाल का. ठीक है, उससे हम क्या समझेंगे कि फॉर्मेट क्या है, लैंग्वेज क्या यूज की गई है. मैं आपको एक नहीं मल्टीपल सैंपल्स दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाओ. एक सैंपल से कुछ समझ नहीं आता है. ये सैंपल्स आपके लिए एक एक्सपोजर देने के लिए हैं. आप इससे बेटर बिल्कुल लिख सकते हो. ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट आंसर्स हैं, इससे बेटर बिल्कुल लिख सकते हो. उसके बाद हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस. ठीक है, वहां पर आप एग्जामिनर बनेंगे. आपकी स्क्रीन पे मैं आंसर्स डालूंगी, एग्जामिनर बन के आप उन्हें मार्क्स देंगे. किस बेसिस पे, जो अंडरस्टैंडिंग आपने मेरे लेक्चर में उस स्पेसिफिक टॉपिक की बनाई है, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप प्रीवियसली अटेम्प्टेड आंसर्स को मार्क्स देंगे और फिर देखेंगे एग्जामिनर ने कितने दिए हैं और आप रिलेट कर पाओगे, हाँ इस वजह से मार्क्स कटे. वहां पे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी कि हाँ अब मैं जो कर रहा हूं, जिस ट्रैक पे हूं वो सही है. राइट. उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी सवाल, आप वो आंसर अटेम्प्ट करके आओ. आपको कोई प्रॉब्लम आता है, नेक्स्ट लेक्चर में पहले 10 मिनट उसके लिए हैं. आप अपने आंसर्स शेयर कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो. डाउट्स लेकर यहां से वापस मत जाना, जो भी सवाल हो यहां पूछ कर जाना. तो ये हमारे लेक्चर्स का इंग्लिश के अंदर पैटर्न रहेगा. किसी के पास इंग्लिश के पेपर को लेकर कोई सवाल है, कोई डाउट है, लेक्चर्स को लेकर कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क. है, प्लीज आस्क. क्लियर हुआ है या ऑल क्लियर हो गया? क्लियर है ना? ऑल क्लियर नहीं हुआ ना, मतलब बिल्कुल ही साफ हो गया हो. किसी के पास सवाल है तो प्लीज यू कैन आस्क नाउ. नो क्वेश्चंस? सब समझ में आ गया? हमने तो कुछ समझा ही नहीं, हम तो सिर्फ आज इंट्रोडक्शन लिया है, उसका सिलेबस समझा है. सिलेबस समझना जरूरी है, लेक्चर हम किस तरीके से आगे लेंगे जरूरी है. मेरे साथ पेशेंटली काम करना, इट विल टेक टाइम. आप एकदम से सब कुछ नहीं समझ सकते हो. मुझे भी आपको समझने में टाइम लगेगा कि यहाँ पर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है, मुझे अपना टीचिंग मेथड चेंज करने की ज़रूरत है, उस पर काम करेंगे. राइट, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल विद इट, लेकिन आई एम स्ट्रिक्ट विद व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सेज. आपसे सवाल, आपका फर्स्ट लेक्चर था तो आपको छोड़ दिया, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम गोना होल्ड योर थ्रोट एंड आस्क यू टू आंसर. अंडरस्टैंड कि ये लेक्चर सीरीज आपके लिए है. यू आर पुटिंग इन मनी, यू आर पुटिंग इन टाइम, यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स. तो उसके लिए अगर आप कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ सुनकर वापस चले जाओगे तो आपको फायदा नहीं होगा ना. हम भी थोड़ा हंस लेंगे क्लास में, अच्छा लगेगा, है ना? है ना? इतना स्ट्रेस से आते हो तो थोड़ा हंस लोगे तो थोड़ा अच्छा है ना, दिमाग खुल जाएगा. और सुबह सुबह नो क्वेश्चंस? ऑलराइट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी.